हेलो। सो हाय गाइस। पहले तो एक बार ये बता दो चैट में कि साउंड में कोई इशू तो नहीं है। इज साउंड ओके? ओके कूल। सो अभी तक तुम्हें कैसा लग रहा है? लाइक जितना भी अभी तुमने बेसिक एंड्रॉयड तो देख ही लिया है ना? और ये भी देख ही लिया होगा कि कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं एंड्रॉयड की कोई भी ऐप बनाते हुए। सो it's a very interesting field to get into app development. So you will come across many problems, but still, after you like make something out of it, so it feels good. So आज हम क्या करने वाले हैं? Today we will be ending the Android series and we'll be discussing the final thing, which is database manipulations. राइट अभी तक हम जो भी करते आए हैं, इनफैक्ट जावा में किया हो या फिर हमने एंड्रॉयड में किया हो, वी हैव बीन क्रिएटिंग वन मेन थिंग एंड दैट इज द वेरिएबल्स। राइट, वेरिएबल्स एक ऐसी चीज है जो हम स्टार्टिंग से बनाते हुए आए हैं। इनफैक्ट ध्यान से देखा जाए तो हम लोग पूरे टाइम डेटा पे ही काम करते हुए आए हैं। द थिंग इज, अभी तक डेटा रिलेटेड जो भी काम किया था, डेटा वॉज ओनली अवेलेबल टेम्पररली। राइट, डेटा वॉज ओनली अवेलेबल टेम्पररली। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम कहते थे कि जैसे जब मैं ये लिखता था 10, सो कंप्यूटर क्या करता था? बिल्कुल बेसिक सी है ये तो, एक आई नाम की जगह पे 10 लिख देता था। लेकिन जैसे ही मेरी ऐप खत्म होती थी, मैं अपनी ऐप को बंद करता था या मैं अपने प्रोग्राम को बंद करता था और रीस्टार्ट करता था, सो ये आई जो होता था ये गायब हो चुका है। अब इस समय मेरी मेमोरी में ये आई फिर से बनेगा। कहीं भी परमानेंट स्टोरेज नहीं होती थी। राइट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन परमानेंट स्टोरेज होना तो, राइट, लाइक आपने देखा होगा, आप जीमेल की ऐप यूज करते होगे या फेसबुक की ऐप अगर आपने यूज की होगी, सो कभी भी आपसे बार बार अपना नाम और यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के लिए नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो इसको स्टोर करके कहीं पे रख लेता है। राइट, सो दैट इज व्हाट वी वांट टू लुक एट टुडे। ठीक है, वी वांट टू लुक एट permanent data storage. That is our target today, to learn how we can actually store data permanently, कि कल को अगर मुझे फिर से वो डेटा चाहिए हो तो वो अवेलेबल हो। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अब हम परमानेंट डेटा स्टोरेज की बात करेंगे एंड्रॉयड की रेफरेंस में, क्योंकि ये आपके काम आएगा जब आप अपने सेकंड और फाइनल प्रोजेक्ट की मतलब पे काम करोगे इस वीक से। यू विल रिक्वायर परमानेंट स्टोरेज। सो एंड्रॉयड में जो है ना, परमानेंट स्टोरेज करने के वैसे तो देर आर मेनी मेथड्स, बट प्राइमरीली वी यूज टू कॉन्सेप्ट्स। वन इज कॉल्ड अ शेयर्ड प्रेफरेंस एंड द अदर इज कॉल्ड एसक्यूएलाइट। ये क्या है और ये क्या है, इसकी आज हम बहुत अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, बट इनके अलावा भी आपके पास तरीके हैं। ठीक है, बट वी विल बी डिस्कसिंग दीज टू बिकॉज फॉर बेसिक ऐप डेवलपमेंट these are more than enough to handle permanent data storage and data manipulations. ठीक है, पूरा डेटा हैंडलिंग आप इनकी मदद से कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट विथ नथिंग बट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस की बात कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये आपको एक यूज बताता हूं शेयर्ड प्रेफरेंस की। सबसे ज्यादा कहां पे यूज होती है? फेसबुक, ट्विटर, या अगर कोई भी स्नैपचैट, कोई भी सोशल मीडिया ऐप अगर आप यूज करते हो, क्या आप उसमें बार बार लॉग इन करते हो, या फिर वो ऐप आपके खोलते ही अपने आप आपको आपके अकाउंट तक ले जाती है? द आंसर इज वो ऐप आपको अपने आप
आपके अकाउंट पे ले जाती है। इसका मतलब है कि आपका फोन शट डाउन हो जाता है, बैटरी चली जाती है, आपका फोन बंद होके फिर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपकी ऐप को अभी भी पता है कि उसे किस यूजर का डेटा दिखाना है, उसके पास आपका यूजर नेम पासवर्ड सेव्ड है। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि सपोज आप ऐप बंद कर दो, आप ऐप बंद करके फिर से खोल दो, ठीक है, तो आप जिस पॉइंट पे थे, आपने क्या क्या उस ऐप में कर लिया था, कुछ चेंजेस कर लिए थे, उसको वो भी याद है कि आपने क्या क्या चेंजेस कर लिए थे। सपोज आपने नाइट मोड ऑन कर दिया था ऐप के अंदर, आपने ऐप की कलर थीम चेंज कर दी थी, सो वो सब सेटिंग्स भी उसने सेव कर रखी हैं। इसका मतलब है कि वो ऐप की, मतलब वो वर्चुअल मेमोरी में तो नहीं, कहीं तो वो स्टोर करके रख रहा है इसको परमानेंटली, जो उसे हमेशा याद रहता है ना। सो जो बेसिक चीजें होती है ना, उनके लिए हम शेयर्ड प्रेफरेंस यूज करते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस होता क्या है? शेयर्ड प्रेफरेंसेस एक तरीके से आप समझ लो आपकी की वैल्यू स्टोरेज है। सिमिलर टू याद है हैश मैप्स पढ़े थे? याद है मैप्स पढ़ा था? हम क्या करते थे, एक की वैल्यू का टेबल स्टोर करके रख लिया करते थे। सपोज करो आपका फेसबुक की ऐप क्या कर रही है, यूजर नेम की है और वैल्यू है आपका यूजर नेम, उसकी की होगी पासवर्ड और वैल्यू होगी उसका आपका पासवर्ड, ठीक है। तो वो एक तरीके से ये की वैल्यू पेयर्स को स्टोर करके रख रहा है। तो ये जो की वैल्यू बेस्ड स्टोरेज होती है ना, सिंपल टैबुलर की वैल्यू स्टोरेज, एक मैप टाइप की, मैप सिमिलर स्टोरेज। So this is nothing. To make this, we use nothing but a concept called shared preferences. इसमें किसी को अभी तक कोई डाउट? तो चैट पे बता दो। समझ आ रहा है शेयर्ड प्रेफरेंस है क्या अभी तक? What exactly is shared preference used for? ओके okay. किसी को कोई डाउट इसमें? कोई भी कुछ भी हो? ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है गुंजन, मैं बता देता हूं। गुंजन, मैंने बस ये बताया है कि जो आपका शेयर्ड प्रेफरेंसेस होता है ना, वो की वैल्यू स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। दिस इज फॉर की वैल्यू बेस्ड स्टोरेज इन एंड्रॉइड। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक है, फेसबुक आपसे कभी भी बार बार यूजर नेम पासवर्ड तो नहीं मांगता, वो अपने आप आपको लॉग इन कर देता है जब भी आप फेसबुक की ऐप खोलते हो। मतलब कहीं पे तो उसने एक बार आपसे मांगा था स्टार्टिंग में यूजर नेम और पासवर्ड, उसके बाद उसने फिर से तो मांगा नहीं, मतलब वो कहीं पे तो स्टोर करके रखता होगा ना यूजर नेम पासवर्ड की, जब भी आप ऐप चलाते हो आपको अपने आप लॉग इन कर देता है। सो बेसिकली की वैल्यू बेस्ड स्टोरेज यानी कि ऐसा टाइप का एक टेबल उसमें स्टोर्ड होगा, यूजर नेम और आपका यूजर नेम, पासवर्ड और आपका पासवर्ड। इस तरीके की वैल्यू स्टोरेज हमने जावा में देखी थी, हैश मैप्स के अंदर, हैश मैप्स में हमने देखी थी, मैप्स में देखी थी। सो जो मैप्स सिमिलर स्टोरेज होती है ना, बिल्कुल मैप्स जैसी स्टोरेज, की हो और एक वैल्यू हो, ये हम एंड्रॉइड के अंदर वी कैन मेक दिस स्टोरेज यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस। फर्क क्या है? दिस इज परमानेंट। मैप में क्या होता था, मैप परमानेंट थोड़ी होता था, मैप तो जब तक आपका प्रोग्राम चल रहा है उसके उसने मेंटेन कर रखा है, आपका प्रोग्राम बंद ये गया। शेयर्ड प्रेफरेंस में क्या है, ये की वैल्यू का टेबल परमानेंटली स्टोर्ड रहेगा आपके फोन के अंदर, ठीक है। दिस विल बी परमानेंटली स्टोर्ड। क्लियर है गुंजन? ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट द स्लाइड्स आर फॉर दिस। सो सबसे पहले वही कि व्हाट एग्जैक्टली इज परमानेंट स्टोरेज, जो बात की गई कि आपके फोन के अंदर की स्टोरेज को हम यूज करेंगे और डेटा रीड और राइट इस स्टोरेज से करेंगे। तो कल को आपकी ऐप बंद भी हो जाती है, you still have these files, this data stored permanently. So ये मैंने बताया आपको, चार तरीके के इसमें मेथड्स होते हैं फॉर परमानेंट स्टोरेज इन एंड्रॉइड, ठीक है, टोटल चार होते हैं। वील बी डूइंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस एंड एसक्यूएलाइट।
तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस इज फॉर बेसिकली आपका बताया जैसे की वैल्यू बेस्ड स्टोरेज, ठीक है। एसक्यूएलाइट क्या है, वो डेटाबेसेस के लिए है, डेटाबेसेस की अभी हम बात करेंगे। सो दैट इज फॉर प्रॉपर कॉम्प्लेक्स स्टोरेज, ठीक है। की वैल्यू से बढ़ के स्टोरेज जो होगी वो भी हम देखते हैं कैसे होगा, उसके लिए हम एसक्यूएलाइट यूज करेंगे। इन दोनों के अलावा यू हैव एन इंटरनल प्राइवेट स्टोरेज एंड एन एक्सटर्नल स्टोरेज मैकेनिज्म्स। इंटरनल प्राइवेट स्टोरेज क्या होती है, जो बेसिकली आपके फोन, जैसे हम कहते हैं ना मेरा फोन 64 जीबी का है, तो 64 जीबी इज द इंटरनल स्टोरेज, ठीक है। तो उस स्टोरेज पे काम करने के लिए एक्सटर्नल स्टोरेज, जैसे आपने कोई मेमोरी कार्ड, एक्स्ट्रा एसडी कार्ड लगाया हो, तो उस पे भी आप कोई डेटा स्टोर करके रख सकते हो, तो दैट इज फॉर एक्सटर्नल स्टोरेज, ठीक है। इसके अलावा शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्या है, ये आपके ऐप का ही डेटा है। तो ये आपके जहां भी आपके फोन ने आपकी ऐप इंस्टॉल की होगी ना, उसी के साथ आपके ऐप का डेटा वो स्टोर करेगा, तो दैट इज शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। इट इज शेयर्ड विद द ऐप लोकेशन, ऐप मेमोरी। और लास्ट है एसक्यूएलाइट डेटाबेस, ठीक है, इसकी हम अभी बात करेंगे। शेयर्ड प्रेफरेंसेस जैसे मैंने आपको बताया, इट इज अ की वैल्यू बेस्ड स्टोरेज यूज फॉर स्टोरिंग वेरिएबल वैल्यूज permanently, and it is not for complex databases, it is not for complex databases। देखो कुछ इस तरीके का सीन है, जैसे आपकी ऐप के अंदर कहीं पे यूजर नेम है, इसको आपने कहीं ना कहीं स्टोर करके रखा हुआ है, जहां पे आप डाल सकते हो या उससे वैल्यू निकाल सकते हो। एक की होगी और एक वैल्यू होगी, ठीक है। यहां पे आपको आपकी आपने जैसे ही ऐप पे लॉग इन किया, जैसे फेसबुक है, तो उसने क्या किया, फटाफट से शेयर्ड प्रेफरेंस पे गया, उसने बोला यार ये यूजर नेम निकालो इस बंदे को और पासवर्ड निकालो और इसको ऑटो लॉगिन कर दो, है ना। ऑटो लॉगिन का जो ऑप्शन होता है वो शेयर्ड प्रेफरेंस से मोस्टली एप्स में इंप्लीमेंटेड रहता है। सो हाउ डू वी यूज शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। अब इसको हम कोड करके देखते हैं, ठीक है। Let us start coding the shared preferences. So before we code the shared preference in Android, are you all clear finally with the concept of shared preferences till now? एक बार चैट में फटाफट बता दो। Okay. Okay. So how do we make shared preferences? ठीक है, we will have a look at it. So first thing that I will do is we have a basic app, ठीक है। इस ऐप में कुछ भी नहीं है, पहले मैं इस ऐप का यूआई आपको दिखा देता हूं। ओके, चैट पे मैसेज आया है, लाइक यूजर नेम पासवर्ड सेव करने के लिए। ओके अमित, यूजर नेम पासवर्ड सेव करने की जगह ये और भी बहुत जगहों पे यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने ऐप में कुछ सेटिंग्स कर रखी हैं, द कलर शुड बी, द मोड शुड बी नाइट मोड, प्रेफरेंसेस, बेसिकली यूजर की कुछ प्रेफरेंसेस हो सकती है ना, ऐप रिलेटेड प्रेफरेंसेस। सो वहां उस प्रेफरेंस की सेटिंग्स को स्टोर भी कर सकते हो तुम शेयर्ड प्रेफरेंसेस से, ठीक है। ओके, सो वी जस्ट गोइंग टू लॉन्च दिस ऐप, ठीक है। एक बार इसको लॉन्च कर लेते हैं यहां से on the emulator. I'll show you the UI of this app. ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बस एक बटन डला हुआ है और कुछ भी नहीं है। सो दिस इज द ऐप, ठीक है। इसमें बस एक ये बटन है, ये बटन अभी कुछ भी नहीं करता, क्योंकि देखो इस बटन के ऑन क्लिक लिसनर पे कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा है। तो इस बटन से क्लिक से इस समय कुछ नहीं होता, दिस इज प्योरली एम्प्टी। सो नाउ फर्स्ट व्हाट वी वांट टू डू इज वी विल सी अ डेमो ऑफ शेयर्ड प्रेफरेंसेस। सो कैसे करते हैं, जावा में, एंड्रॉइड में आपको एक जावा क्लास मिली हुई है शेयर्ड प्रेफरेंसेस नाम की, बिल्कुल ऑब्वियस हो गया है। तो इसका एक वेरिएबल बना लेता हूं शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। इसकी वैल्यू हम सेट करते हैं विथ दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस क्यों, क्योंकि देखो आपकी एक्टिविटी एक्सटेंड कर रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को, तो इसने भी इसके इनहेरिटेंस की वजह से इसके पास एक बाय डिफॉल्ट, मतलब एक समझ से आप सब लोग, आपकी जो पैकेज है ना, ये
ये जो ऐप है आपकी पूरी, इसको एक बाय डिफॉल्ट एंड्रॉइड नहीं दिया हुआ है कि भाई जब भी ऐप इंस्टॉल होगी ना, सो व्हाट इट विल डू इज whenever you install an app, for example आपने फेसबुक की ऐप इंस्टॉल करी, ठीक है, एपीके इंस्टॉल करी, ठीक है, एपीके इज द एक्सटेंशन ऑफ द ऐप। सो अगर ये आपका फोन की मेमोरी है, तो उसने मान लो यहां पे आपकी फेसबुक की पूरी ऐप इंस्टॉल करी है, ठीक है, ये कितनी भी 70 MB की ऐप है, यहां पे इस पूरी मेमोरी में इंस्टॉल्ड है। तो इसी के साथ, इस पूरी मेमोरी के साथ ही आपको बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड का सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको एक कहता है कि सुन यार, जहां पे फेसबुक है ना, इसके साथ आई गिव यू मोर मेमोरी फॉर शेयर्ड प्रेफरेंसेस। तो वो शेयर्ड प्रेफरेंसेस कहीं और नहीं, आपके ऐप का ही डेटा है। तो दिस इज नथिंग बट द ऐप डेटा, जो आप एक्स्ट्रा स्टोर कर सकते हो। यहीं पे आप इसके साथ और एक्स्ट्रा डेटा स्टोर कर सकते हो। So this is nothing but your application data. So this is by default provided to us. अगर हमें यूज करना है तो हम कर सकते हैं, अगर हमें नहीं करना है तो खाली रहेगा, कोई ऐसा सीन नहीं है। इनफैक्ट अपने फोन में कभी जाके देखना, एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का फोल्डर भी मिल जाएगा तुम्हें ऐप के फोल्डर के अंदर। जैसे फाइल एक्सप्लोरर होता है ना एंड्रॉइड के अंदर, हर फोन में ही आता है, उसके अंदर जाओगे आपको अपनी एप्स दिखती हैं, है ना। एप्स में मान लो फेसबुक या कुछ खोलना, उसके अंदर एक फोल्डर रहेगा शेयर्ड प्रेफरेंसेस, बहुत सारे, जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप के अंदर बहुत कुछ रहेगा, एक इमेजेस फोल्डर रहेगा, एक मीडिया फोल्डर रहेगा, एक चैट बैकअप फोल्डर रहेगा, वैसे ही वहां पे एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का भी फोल्डर रहेगा जिसमें शेयर्ड प्रेफरेंसेस की सेटिंग्स रहेंगी, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट योर ऐप डेटा। तो ये मिला हुआ है, ये एंड्रॉइड का ही मतलब ये प्रोवाइडेड फीचर है आपको। तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे, दिस डॉट गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस। अब मुझे इसको बताना पड़ेगा ना कि किसकी शेयर्ड प्रेफरेंसेस गेट करनी है। मैं बोलूंगा भाई इस ऐप की करनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये अपने ऐप का पैकेज नेम बता दूंगा। क्या बता दूंगा, वी विल टेल द नेम ऑफ आवर पैकेज, जो बिल्कुल टॉप पे लिखा होगा। इसके बाद आप ये बता सकते हो कि आपका जो डेटा है, शेयर्ड प्रेफरेंसेस हैं आपकी, जो आपका सेटिंग्स है, वो कौन कौन देख सकता है। मोड प्राइवेट का मतलब होता है आपके ऐप के अलावा इस डेटा को कोई नहीं देख सकता। मोड प्राइवेट का मतलब है आपके अलावा इस डेटा को कोई नहीं देख सकता, ठीक है। सो दिस वन लाइन इज हाउ यू कैन गेट एन एक्सेस टू द शेयर्ड प्रेफरेंस ऑफ योर एप्लीकेशन बिकॉज यू हैव पुट द पैकेज हियर। मैंने कहा सुन यार, एक प्रेफरेंस गेट कर इस ऐप की, इस पैकेज वाली ऐप की, और प्राइवेट मोड में खोलियो, बिकॉज आई डोंट वांट द डेटा टू बी एक्सेसिबल टू एनीवन एल्स। इसके अलावा, इस मोड के अलावा और भी मोड्स होते हैं, ठीक है, बट ये कॉम्प्लेक्स है एंड आई वुड एडवाइस कि अगर आपको इनके बारे में और जानना है, सो यू कैन गूगल अराउंड, बट इट इज मेनली फॉर दोज हु वांट टू गेट फर्दर इनटू प्योर एंड्रॉइड, ठीक है। सो वी विल ओनली बी यूजिंग मोड अंडरस्कोर प्राइवेट। बाय सेटिंग दिस मोड द फाइल कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग कॉलिंग एप्लीकेशन, मतलब मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता। जहां ये कोड लिख रहा हूं यहीं पे एक्सेसिबल है, इसी के पास है एक्सेस। ओके, नाउ हाउ डू आई पुट डेटा, हाउ डू आई पुट द की वैल्यूज, करेक्ट। सो पुटिंग द की वैल्यूज इज वेरी इजी। हम कहेंगे शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट एडिट, क्योंकि शेयर्ड प्रेफरेंसेस है कुछ नहीं, बस एक फाइल है, एक टेबल ही तो है, की वैल्यूज का टेबल ही तो है वो। मैं उस टेबल को बोलूंगा एडिट। एडिट करने के बाद मैं उस टेबल में मान लो वैल्यू डालूंगा। अब यहां पे ना प्रॉपरली डालना पड़ता है कि आप क्या वैल्यू डालने वाले हो। आप एक स्ट्रिंग डाल रहे हो, बुलियन डाल रहे हो, फ्लोट, इंट, लॉन्ग, क्या डाल रहे हो, यू हैव टू टेल इट, ठीक है। सो मैं अभी एक स्ट्रिंग डाल रहा हूं, ठीक है, लेट द स्ट्रिंग बी यूजर नेम, ठीक है, द यूजर नेम इज नथिंग बट ABCD। डालने के बाद मैं बोलूंगा यार मैंने डाल दिया, अब इसे अप्लाई कर दो। अप्लाई मतलब अब इसे अपडेट कर दो। दिस वन लाइन, जो शेयर्ड प्रेफरेंस यहां से ली थी ना, उस टेबल को एडिट करो और उसमें यूजर नेम डाल दो एंड सेव इट। सो द मोमेंट आई विल रन दिस ना, द मोमेंट आई विल रन दिस, मेरी ऐप के ऐप डेटा के अंदर एक यूजर नेम ABCD सेव हो जाएगा।
ठीक है, सो फर्स्ट लेट्स रन दिस ऐप। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। स्टॉप द करंट ऐप जो अभी चल रही थी, रुक गई। अब इसको फ्रेश रन करते हैं। होगा क्या, जैसे ही ऐप रन होगी ना, एक यूजर नेम एबीसीडी टेबल में चला जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मेरी ऐप का टेबल ऐसा है, की वैल्यू पेयर्स, शेयर्ड प्रेफरेंस के अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐप चलते ही ऑन क्रिएट कॉल हो जाता है, लाइफ साइकिल पड़ी हुई है, यहां पे यूजर नेम एबीसीडी ऐड हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस कोड, बिकॉज ऑफ दिस लाइन मैंने वहां डाल दिया। ठीक है, सो ऐप रन हो गई। अभी भी बटन कुछ नहीं कर रहा है, बट वी हैव पुट इट। अब मैं इस लाइन को हटा देता हूं, कमेंट आउट कर दिया। और मैं क्या कहूंगा कि यार देखो, अब मैं अपनी ऐप के अंदर अगर उस यूजर नेम को लेना चाहता हूं, तो मुझे पता है ना कि अब तो मैंने डाल दिया है, एक बार अभी ऐप रन की थी तो डल गया ना। सो आई एम 100% श्योर कि अब मेरी ऐप की जो शेयर्ड प्रेफरेंस का फोल्डर है ना, वो कुछ इस तरीके, शेयर्ड प्रेफरेंस का जो टेबल है ना, वो ऐसा दिख रहा है। उसमें एक एंट्री पड़ी है, उसमें यूजर नेम पड़ा है। अब तो मुझे पता ही है, मैंने ही डाला है अभी। अब मैं क्या करूंगा, मैं उसे गेट करूंगा। अब मैं कुछ डालूंगा नहीं, मैंने अपनी शेयर्ड प्रेफरेंस बुला ली। मैंने कहा सुनो, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट। अब आप क्या लेना चाहते हो, मैंने बताया ना जैसे पुट स्ट्रिंग, पुट इंट वगैरह है, तो वैसे आप क्या लेना चाहते हो। मैं बोला गेट स्ट्रिंग, क्योंकि मुझे पता है यूजर नेम एक स्ट्रिंग है। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दो क्या, वो की बता दो, की वैल्यू पेयर में से की बता दो, भाई यूजर नेम लिया, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट गेट स्ट्रिंग यूजर नेम। अब बाय चांस मान लो मैंने यहां लिख दिया होता डॉट गेट स्ट्रिंग पासवर्ड, पासवर्ड तो अभी डाला ही नहीं है, तो इस केस में एरर ना हो तो यहां इसके कॉमा डाल के डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है, यहां डिफॉल्ट वैल्यू देनी होती है। मैंने कहा डिफॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं, खाली। ठीक है, तो अभी यूजर नेम लेते हैं। अब बटन के क्लिक पे ना ऐसा करते हैं, उस यूजर नेम को लॉग कर देते हैं, उस यूजर नेम को लॉग कर देते हैं, लॉग कैट में उसे देखते हैं। अगर ये डेटा परमानेंटली स्टोर्ड है तो इस लाइन को हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, और मेरी ऐप अभी भी नॉर्मल रन करेगी। लेकिन अब बटन दबाते ही उसकी परमानेंट स्टोरेज से मैंने यूजर नेम ले लिया टेबल से, और अब मैं उसे प्रिंट करने वाला हूं। अगर वो परमानेंटली स्टोर्ड होता, आई शुड बी एबल टू सी इट। कैसे देखेंगे, लॉग कैट खोल लेंगे। ओके, सो नाउ वी आर ओवर हियर, लेट्स क्लिक द बटन। ये देखो, यूजर नेम एबीसीडी, इसने प्रिंट कर दिया, लॉग कर दिया। इसका मतलब यूजर नेम जो है वो 100% परमानेंटली सेव्ड है, क्योंकि अब तो देखो जब मैंने ऐप रन की तो मैंने कोई यूजर नेम डाला ही नहीं, मैंने सिर्फ यूजर नेम गेट किया है। So this is how you can use shared preferences. Is the concept of shared preference clear to you now? Can you make your own basic shared preferences? Chat पे बताओ एक बार, clear? Understood? बाकी लोग? ओके, दो डाउट्स आए हैं। इसका यूज हमें तभी बताया था, जैसे अगर अभी आपको ऐप अपनी बनानी है, ठीक है, आप चाहते हो कि सबसे पहली स्क्रीन क्या आती है कोई भी ऐप लॉन्च करते हुए, आप पहली स्क्रीन आती है लॉगिन स्क्रीन। अगर आप चाहते हो कि अगर यूजर पहले ही अपना आईडी पासवर्ड भर चुका है और वो चाहता है कि अपने आप लॉगिन हो जाए जब भी वो नेक्स्ट टाइम यूज करे, जैसे कि फेसबुक, सो आप क्या कर सकते हो, आप एक कंडीशन लगा सकते हो कि अगर आपकी टेबल के अंदर यूजर नेम पासवर्ड पहले से ही बंदे का पड़ा हुआ है तो उसे ऑटो लॉगिन कर दो। आप कंडीशन यूज कर सकते हो ना शेयर्ड प्रेफरेंसेस से। अगर नहीं पड़ा है तो उसे बोलो भाई लॉगिन कर दे। सो यू कैन इंप्लीमेंट ऑटो लॉगिन फीचर। आप चेक कर सकते हो कि क्या यूजर ने कभी लॉग आउट करने को बोला था या नहीं बोला था। शेयर्ड प्रेफरेंसेस में एक इंटीजर डाल दो, ऑटो लॉग इन 1 या 0। सो यू कैन सेव सेटिंग्स, यूजर की जो प्रेफरेंसेस है ना, जो यूजर अपनी ऐप की सेटिंग्स चाहता है, उस सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए बेसिकली।
ठीक है आदित्य, गेट शेयर्ड प्रेफरेंस इज यूज्ड टू गेट, मैंने बताया ना शेयर्ड प्रेफरेंसेस बेसिकली ऐप का ही ऐप का सेटिंग्स डेटा है कि आपने ऐप के अंदर कुछ स्टोर करके अलग से प्रेफरेंसेस रखी होंगी। तो गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस आपको किसी भी ऐप का शेयर्ड प्रेफरेंस लाके दे सकता है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि मुझे शेयर्ड प्रेफरेंस चाहिए इस वाले पैकेज का, तो आपके फोन के अंदर जहां पे ये कोड रन हो रहा होगा वो ढूंढेगा कि इस पैकेज की ऐप कहां है, वो यही तो है। सो मैंने इसी ऐप की ऐप डेटा को एक्सेस कर रहा हूं और उसमें से यूजर नेम के टेबल को, यूजर नेम की वैल्यू को गेट करो। बेसिकली गेट शेयर्ड प्रेफरेंसेस गेट्स मी एक्सेस टू दिस टेबल, टू दिस की वैल्यू टेबल। बट ये की वैल्यू टेबल तो 10 ऐप का, फेसबुक का अपना की वैल्यू टेबल होगा, ट्विटर का अपना की वैल्यू टेबल होगा, करेक्ट। सो ये जो है ना गेट शेयर्ड प्रेफरेंस, यहां मैं बता रहा हूं मुझे किसका की वैल्यू टेबल चाहिए, और ये मोड प्राइवेट बता रहा है कि यार ये जिसका मैं जो मैं एक्सेसिंग करने वाला हूं ना वो सिर्फ मेरे हाथ में होनी चाहिए, कोई दूसरी ऐप एक्सेस। तो ऑब्वियस सी बात है ना, फेसबुक ने भी मोड प्राइवेट किया होगा। क्यों किया होगा? क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उसकी प्रेफरेंसेस को देख पाओ। सो मोड प्राइवेट मींस अब मेरी ऐप की भी प्रेफरेंस को कोई नहीं देख सकता क्योंकि मैंने इसकी मोड को प्राइवेट कर दिया है। ठीक है, ओके। So now that we are through with shared preferences, let's go back to our slides. ठीक है, ये if you're interested, you can have a look at other modes. Now we are going to start with something called SQL. SQL क्या है? SQL stands for Server Query Language. SQL stands for Server Query Language. Basically क्या होता है? अब आपने फेसबुक में बेसिक्स अपनी ऐप के अंदर काम तो कर लिया, कोई भी ऐप हो, नॉट ओनली योर एंड्रॉइड ऐप, ये ऑटो लॉगिन वगैरह तो बहुत सिंपल सा था ना, की वैल्यू। बट एक्चुअली में इतनी सिंपल सी डेटा बेस थोड़ी होती है। अब आपके फेसबुक के अंदर का जो डेटा है वो तो कितना कॉम्प्लेक्स होगा ना। जो फेसबुक को आपके बारे में क्या क्या पता है, फेसबुक को आपका यूजर नेम पता है, मान लो आपका यूजर नेम है XYZ। फेसबुक को आपका पासवर्ड पता है 123, उसको आपकी एज पता है सपोज 19, उसको आपका स्कूल पता है, उसको आपके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पता है। और आप ही की नहीं, उसको ऐसे बहुत सारे लोगों की पता है, उसे रोहित के बारे में भी पता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे यूजर्स के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो क्या ये एक सिंपल की वैल्यू स्टोरेज है कि ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है यार, इसमें तो बहुत कुछ स्टोर किया हुआ है, ये तो एक पूरी टेबल, कॉम्प्लेक्स सी टेबल बनाई हुई है। सो ये जो स्टोरेज होती है ना, प्रॉपर कॉम्प्लेक्स डेटा टेबल, ये जो एक्सेल जैसा दिख रहा है तुम्हें, एक्सेल की पूरी शीट, इस तरीके की डेटा को, मतलब इस तरीके के टेबल्स को हैंडल करने के लिए मतलब हमने बनाई हुई है SQL। इट्स कॉल्ड द सर्वर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब सर्वर के पास ये सारा डेटा है, आप सर्वर को बोल सकते हो कि यहाँ डेटा डाल, यहां से डेटा निकाल, यहाँ डेटा को एडिट कर। सो जो भी काम इस पूरे डेटा पे करना है ना, आपकी कंपनी के डेटा पे आपको काम करना है, कॉम्प्लेक्स डेटा पे, सो यू विल यूज अ लैंग्वेज कॉल्ड SQL। इसको लोग सीक्वल भी बोलते हैं प्रोनाउंस करने के लिए। SQL इज नथिंग बट द सर्वर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब आप सर्वर से बात कर रहे हो, सर्वर को क्वेरी कर रहे हो, इट इज द लैंग्वेज ऑफ डेटा सर्वर्स। इस डेटा पे जो काम आपको करना है आपको SQL में भेजना पड़ेगा, तो सर्वर उस हिसाब से इसमें चेंजेस कर देगा। ये काम शेयर्ड प्रेफरेंस से क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे सिंपल की वैल्यू स्टोरेज नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक टेबल है जिसमें बहुत अलग अलग टाइप की, मतलब इसमें कोई ऐसी सेंट्रल की नहीं है, इसमें बहुत सारा डेटा है, अलग अलग फील्ड्स है मेरे पास, मेनी फील्ड्स। इट इज नॉट अ सिंपल की वैल्यू पेयर, आई हैव मेनी फील्ड्स। So this is how data is actually stored by a firm. This is how, अगर आप कोई भी ऐप क्रिएट करोगे, इनफैक्ट अभी आप अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, तो उसमें आपके पास बहुत सारी फील्ड्स होंगी। सो आपको एक टेबल बना के अपनी फोन, अपने मतलब बेसिकली ऐप के अंदर इस पूरे टेबल को स्टोर करना होगा।
रियल लाइफ में हम ऐप के अंदर नहीं करते, ये सर्वर पे ऑनलाइन स्टोर होता है। ऐप बस सर्वर से बात करती है यूजिंग एसक्यूएल और इस डेटा से खेलती है। ठीक है, सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट एसक्यूएल इज? एसक्यूएल इज द लैंग्वेज थ्रू विच आई कैन टॉक टू माय सर्वर टू परफॉर्म डेटा ऑपरेशंस ऑन द टेबल्स। इज दिस क्लियर? ओके, अब मान लो आपकी ऐप के अंदर ही आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा स्टोर करके रखना है, विच इज बियॉन्ड अ की वैल्यू पेयर, मतलब बियॉन्ड शेयर्ड प्रेफरेंसेस। इनफैक्ट शेयर्ड प्रेफरेंसेस में आप खुद सोचो, आप बहुत सारा बेसिकली अपनी ऐप का डेटा इंक्रीज कर रहे हो। व्हाट इफ आई सेड कि आप अपने फोन में आराम से कहीं पे भी एक प्रॉपर टेबल स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्लेलिस्ट, यहाँ पे आपका सॉन्ग का नेम होगा, सॉन्ग का आर्टिस्ट होगा। मैं आपके गूगल प्ले म्यूजिक ऐप की बात कर रहा हूँ, या फिर एप्पल की जो म्यूजिक ऐप होती है, जो भी आपके पास फोन हो, उसमें कुछ इस तरीके का डेटा सेव्ड होगा ना आपका, कि आपने जो भी गाने डाले होंगे इंटरनली उसको गाना पता होगा, आर्टिस्ट पता होगा, उसको ये पता होगा कि इसकी जो MP3 फाइल है वो कहाँ रखी हुई है फोन के अंदर। तो जब आप प्ले बटन दबाओगे तो वो इस लोकेशन पे जाके उसको प्ले कर सकता है ना। फिर उसको ये पता होगा कि इसका कवर फोटो क्या है, ठीक है। उसको ये पता होगा कि इसकी रेटिंग क्या है जो आपने दी है, या वर्ल्ड वाइड रेटिंग जो भी। एक तरीके से उसके पास काफी डेटा होगा एक सिंपल से गाने के बारे में। एंड दिस इज नथिंग बट वन सॉन्ग दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, जो एकदम ऊपर से देखने से लगता नहीं है। इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग फील्ड हो सकती हैं उन्होंने स्टोर की हो। ये जो डेटा है ना, एक सिंपल गाने को स्टोर करने के लिए देखो कितनी फील्ड्स आपको लग रही हैं। और फिर वो क्या करता है, जैसे ही आप कोई अपना म्यूजिक प्लेयर खोलते हो, वो ये पूरी एंट्रीज को फेच करके अलग स्टाइल में आपको दिखाता है, ऐसे लिस्ट में दिखाता है। यही हम करने वाले हैं अपने ऐप्स के अंदर, लिस्ट व्यू के अंदर हम ये डीबी से डेटा फेच करके दिखाएंगे। सो दैट इज हाउएवर बात की बात है। बट सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि जो मेजर टाइप ऑफ डेटा हैंडलिंग ऐप के अंदर होगी दैट विल बी डन थ्रू टेबल्स। टेबल होंगे, ऐसे अलग अलग फील्ड्स होंगी, सिंपल की वैल्यू स्टोरेज कम होगी। सो शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम तब यूज करते हैं जब मुझे कुछ बेसिक सेटिंग्स, बेसिकली जो सेटिंग्स होती है ना आपकी, या बेसिक जैसे यूजर नेम पासवर्ड ऐसी ऐसी ऑटो लॉग इन करना है नहीं करना, ये सब हम शेयर्ड प्रेफरेंस में करेंगे। इसके अलावा ऐप से रिलेटेड जो डेटा पार्ट होगा जो आपको स्टोर करके रखना है, दैट वी विल बी डूइंग थ्रू टेबल्स। ठीक है, रियल लाइफ में क्या होता है, मोस्ट जो बड़ी फर्म्स है उनका ये जो टेबल होता है ना, वो कभी आपको नहीं देते। ये उनके सर्वर पे होता है और आपकी ऐप इंटरनेट से इससे बात करती है। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, इस पूरे डेटा को ना हम फोन में ही स्टोर करके रखेंगे, और फोन में ही बेसिकली इंटरनेट नहीं होगा, हम फोन के अंदर ये डेटा रखेंगे और इससे बात हम करेंगे एसक्यूएल से ही। बिल्कुल सेम होगा, बस फर्क ये है कि इस इंटरनेट पे कहीं होने की जगह हमारे फोन के अंदर ही होगा। और ये करने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड में अवेलेबल है एसक्यूएलाइट। वो यही काम हमें करने में हेल्प करता है इन एंड्रॉयड। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, I hope you have understood what SQL is. We'll get into what databases are. Database क्या होता है? आपका सेट ऑफ टेबल, जैसे आपके पास फेसबुक है, उसके पास एक टेबल होगा यूजर्स का, ठीक है, जो अभी बनाया था, जिसमें उसने क्या क्या टेबल बनाई हुई होगी। अलग 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 टेबल हो सकती है ना, यूजर के नेम की और पासवर्ड की। ठीक है, ये एक टेबल है उसके पास, या इसको कह लो लॉगिन टेबल। इससे वो चेक करता है कि बंदा लॉगिन कर सकता है कि नहीं। उसके पास फिर एक और टेबल होगी जहां पे आपका नाम होगा, आपकी एज होगी, बेसिकली यूजर डिटेल्स की एक टेबल है ना। इसमें बहुत कुछ होगा,
एज होगी, आपका लाइक्स होंगे, फिर एक उसके पास टेबल होगी चैट्स की, जिसमें आपका नाम होगा और आपने किससे बात की है और क्या बात की है, इसका भी वो रिकॉर्ड रख रहा होगा. So basically it will have many tables. It will not have one table, it will have many tables. Depending upon कितना कॉम्प्लेक्स आपका ऐप है. बहुत टेबल्स चाहिए हो सकती है ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग डेटा टेबल्स चाहिए हो सकती हैं. एक ही टेबल के अंदर सब कुछ डालना, मतलब 500 एंट्रीज यहीं पे कर देना, बहुत ही खराब डेटाबेस होती है. लाइक इसका पूरा एक ब्रांच है, इट्स कॉल्ड डेटाबेस डिजाइन. ठीक है. सो यू कैन लुक अप यूट्यूब या कुछ, अगर तुम्हें कैसे हम ये टेबल्स एफिशिएंटली अपनी ऐप में बनाएं, सो दैट ऑल कम्स अंडर अ ब्रांच कॉल्ड डेटाबेस डिजाइन. यू कैन लुक अप दिस, लुक दिस अप मतलब, एंड यू कैन सी हाउ टू एफिशिएंटली क्रिएट डेटाबेसेस. बट अगर तुम्हें कहीं स्टार्ट करना है तो स्टडी समथिंग कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन. ठीक है. तुम्हें इतनी अच्छी टेक्निक है ये टू क्रिएट ऑप्टिमल टेबल्स. एनीवेज, कमिंग बैक. सो बहुत सारी टेबल्स चाहिए होंगी तो, लेकिन ये पूरी की पूरी जो है, दिस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल डेटा मैनेजमेंट सिस्टम विच इज फेसबुक का यूजर रिलेटेड ऑल डेटा. सो ये सब ना एक सेंट्रल सिस्टम के अंडर आती है, मतलब बेसिकली एक सब कैटेगरीज है ये, एक सेंट्रल कैटेगरी की, एक कैटेगरी की सब कैटेगरीज है. तो ये जो सेंट्रल बंदा है ना मेरा, जिसकी ये सब कैटेगरीज है, जिसके अंदर ही अलग अलग टेबल्स हैं, this is called a database. So this will be a database of all users. So this is Facebook's user database. User DB है ये Facebook की, कुछ इस तरीके की. Is this clear what a database is? Okay. So now we will go one step further. Now we will have a look at कि अब ये DB तो ठीक है, ये DB से बात करने के लिए मैंने बोला आपको SQL सीखनी पड़ेगी, which is सर्वर की लैंग्वेज. टू कम्युनिकेट विद द सर्वर यू शुड नो द लैंग्वेज ऑफ द सर्वर. So without any further ado, we will start with server. ठीक है. ये हम SQL कैसे लिखते हैं. अब ये देखो, पहले तो मैं बताता हूँ, I'll give you this link of this website, या तुम प्रैक्टिस कर सकते हो SQL. ठीक है. ये एक डेटाबेस है जिसके अंदर ये टेबल्स हैं, अलग अलग कस्टमर्स की टेबल है, कुछ कैटेगरीज की टेबल है. ठीक है. एम्प्लॉइज की टेबल है, एक प्रॉपर कंपनी का ये देख रहे हो, काफी फॉर्मल सा डीबी है ये. तो तुम एक तरीके की समझ लो, यू आर, क्या कहते हैं उसे, जो सेलिंग फर्म होती है ना, एक फूड वॉलमार्ट हो तुम इतने सारे आइटम्स शिप करते हो, ये तुम्हारे कस्टमर्स हैं. ठीक है. ये तुम्हारे एम्प्लॉइज हैं जो काम कर रहे हैं, ये तुम्हारे ऑर्डर्स आए हुए हैं, ये तुम्हारी ऑर्डर्स की डिटेल्स हैं, ये तुम्हारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स हैं, ये तुम्हारे शिपर्स हैं कि जिसके थ्रू तुम भेज रहे हो, ये तुम्हारे सप्लायर्स हैं. मतलब देख रहे हो, काफी एक फॉर्मल सी डीबी बनी हुई है. सो टू प्रैक्टिस, आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस ऑन अ वेरी डीबी विच लुक्स सिमिलर टू एन इंडस्ट्री. सो अब हम देखते हैं, तो ये टेबल कैसे क्रिएट होती है सबसे पहले. ठीक है. टू क्रिएट अ टेबल, सबसे पहले तो डेटाबेस होना चाहिए ना जिसके अंदर डीबी टेबल क्रिएट करनी है. सो कैसे डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, ये पहले तो डीबी जिसके अंदर टेबल हम डाल रहे हैं वो डीबी कैसे बनती है, वी लुक डायरेक्टली व्हेन वी गो इनटू एंड्रॉइड. ठीक है. यहां पे तो डीबी मैंने एक रखी हुई है ना तुम लोगों के लिए. सो ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. सो वी विल डायरेक्टली लुक एट हाउ टू फर्स्ट क्रिएट. नाउ वी आर अज्यूमिंग कि हम एक डेटाबेस के अंदर हैं. ठीक है. नाउ वी विल लुक एट हाउ आई कैन क्रिएट दिस टेबल. जैसे यहाँ कस्टमर्स, कैटेगरीज, एम्प्लॉइज, ये सब है ना. चलो एक टेबल बनाते हैं यूजर्स. ठीक है. टू क्रिएट अ टेबल यू कैन से क्रिएट टेबल. ये अब हम सीक्वल लिख रहे हैं, हम सर्वर की लैंग्वेज लिख रहे हैं. क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नाम स्टूडेंट्स कर लो या यूजर्स कर लो.
यूजर्स। इसके बाद ना ये ब्रैकेट लगाने होते हैं। अच्छा, माइंड इट, ये छोटा केस है। दिस आई कैन ऑल्सो राइट अ स्मॉल, इट इज नॉट केस सेंसिटिव एट ऑल। ठीक है, SQL SQL इज नॉट केस सेंसिटिव। जैसे जावा में होता था ना ऊपर नीचे में फर्क है, इसमें नहीं होता। इसके बाद तुम ये देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या है, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, सिटी, पोस्टल कंट्री, ये कॉलम्स जो हैं। यहाँ पे अब ब्रैकेट के अंदर कॉलम्स के नाम लिखने हैं। मैं सिंपल रख रहा हूं, नेम और एज, मतलब एक नेम का कॉलम और एक एज का कॉलम। नेम के बाद एक स्पेस देके तुम्हें बताना है कि ये किस टाइप का है। जैसे कस्टमर आईडी एक इंटीजर है, नेम एक स्ट्रिंग है, तो इसमें यहां बताना होता है कि ये क्या है, मतलब मुझे यहां लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग। लेकिन सीक्वल में स्ट्रिंग नहीं समझता, इट इज कॉल्ड अ varchar. दिस इज द नेम फॉर अ स्ट्रिंग इन SQL. इट्स कॉल्ड अ वेरिएबल कैरेक्टर, यानी कि स्ट्रिंग, वेरिएबल कैरेक्टर। एज क्या है, एक इंटीजर, तो इंट लिख दो। अब तुम चाहो तो जैसे मैं कह सकता हूं कि यार जैसे बंदे की एज जो है, मुझे पता है कि यार 100 साल, मतलब मैक्सिमम 3 डिजिट हो सकती है एज की, तो मैं यहाँ लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकता हूं, ऑल्दो दिस इज ऑप्शनल। जैसे मैं लिख दिया 3, तो मतलब मैक्सिमम 999 ही आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, अब ये लिख दिया, एंडेड विथ अ सेमीकोलन, जैसे जावा में करते थे। सो दिस विल क्रिएट अ टेबल फॉर अस। ओके, एक चैट पे मैसेज आया है, डिफॉल्ट लेंथ आई हैव नो आइडिया, आई लुक इट अप एंड आई लेट यू नो। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल होती है, बिकॉज सीक्वल में भी आप इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी डीबी यूज कर रहे हैं। जैसे ओरेकल की अलग आती है, ओरेकल का अलग डेटाबेस आता है, सीक्वल का एक माई एसक्यूएल अलग आता है। सो सीक्वल तो सिर्फ एक लैंग्वेज है, तुम ये समझ रहे हो, सीक्वल बस एक लैंग्वेज है, एक सिस्टम है जिसपे वो डेटाबेस बना हुआ है। वो सिस्टम पे कौन सा सॉफ्टवेयर डेटाबेस के लिए लगा है, उस पे लेंथ भी डिपेंड करती है। ठीक है, सो जिस सिस्टम पे करोगे वो उसकी डॉक्यूमेंटेशन तुम्हें रीड करनी पड़ेगी, कि अगर मैं ओरेकल का डेटाबेस बना रहा हूँ ओरेकल कंपनी से, सो वो उसकी सेटिंग्स क्या हैं। तो दिस इज नॉट सेटिंग्स, मतलब यहाँ पे मैं कोई मैक्सिमम लेंथ एक्सेप्टेबल क्या होगी ये सब नहीं बता रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग कि नेम शुड बी अ कैरेक्टर, एज शुड बी एन इंटीजर ऑफ 3। अब ये जो है ना, ये मैं जब सर्वर को भेजूंगा, तो अगर कोई सर्वर माई एसक्यूएल चला रहा है तो वो भी इसको समझ सकता है, या फिर अगर कोई बंदा ओरेकल का डीबी चला रहा है तो वो भी समझ सकता है। बट इंटरनली डेटाबेस अलग अलग तरीके से भी, एक आपका मोंगो डीबी भी आता है। सो ऑल आर वर्किंग इन अ डिफरेंट वे इंटरनली। इंटरनली इस डेटाबेस के अंदर जो चल रहा है वो हमें नहीं पता, सो दैट डिपेंड्स ऑन, सो तो मतलब जो तुम्हारी डिफॉल्ट्स होते हैं, इट डिपेंड ऑन दैट ऑल्सो। सीक्वल का कोई कंपाइलर नहीं है, एसक्यूएल बस एक ट्रांसलेटर है। तुम समझ रहे हो, एसक्यूएल कोई जावा टाइप लैंग्वेज थोड़ी है कि कंपाइलर आता है उसका अलग अलग, नहीं। एसक्यूएल है कि मेरी बात को सर्वर की बात में कन्वर्ट कर सके। लेकिन सर्वर तो अपना कुछ और चला रहा होगा ना, सर्वर कुछ भी चला सकता है, उसके पास तो 5 ऑप्शन पड़े हैं, उसको मोंगो चलाना है, उसको फायरबेस का कुछ फंडा यूज करना है, पार्स यूज करना है, मतलब बहुत डेटाबेस सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट में। गेटिंग इट राघव, एसक्यूएल बस एक ट्रांसलेटर है, कि आपने बोला सुनो ऐसा टेबल बनाने को बोल दो उसको, तो ये बस जाके उसको बोलेगा भाई ऐसा टेबल बना दे। ठीक है, सो ये लेंस रिस्ट्रिक्शंस एसक्यूएल की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डेटा लेंथ वगैरह आर नॉट एसक्यूएल डिपेंडेंट, दे आर डेटाबेस सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट, कि वो सॉफ्टवेयर कितनी अलाउ करता है। ठीक है, सो लेट अस रन दिस एसक्यूएल स्टेटमेंट। इसने लिखा है यू हैव मेड चेंजेस टू द डेटाबेस, लेट्स सी। ये आ गई हमारे पास एक यूजर्स डेटाबेस दिख रही है यहाँ पे। अभी इसको क्लिक करूंगा तो आई कैन सी दिस, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। इसकी अभी तुम टेंशन मत लो क्या लिखा हुआ है, इस पे भी हम आएंगे, कुछ भी नहीं है। सो हम सीख गए कि भाई टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। अब टेबल में अगर मैं फिर से यहाँ पे ऐसा कुछ लिखूं, सपोज ये इसके ऊपर एक टेस्ट टेबल है, दिख रही है टेस्ट नाम की, जिसमें कुछ टेस्ट रिकॉर्ड्स है। सो अगर मैं कुछ ऐसा बोलूं कि क्रिएट टेबल टेस्ट, उसमें कुछ भी लिख दूं, सेम ऐसे ही चलो स्ट्रक्चर बना देता हूं।
सेम बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो पहले से ही बनी हुई है, अब देखते क्या होगा। इसने एरर दे दिया कि टेबल टेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो इफ नॉट एग्जिस्ट। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश जैसी ही है सीक्वल, तुम्हारी बात को बिल्कुल काफी से इंग्लिश से सिमिलर है। सो ये तभी टेस्ट टेबल बनाएगा अगर टेस्ट टेबल एग्जिस्ट नहीं करती। देखा, यू हैव मेड। अब इसने एरर नहीं दिया, लेकिन इसने कुछ नई टेबल भी नहीं बनाई। क्यों? क्योंकि टेस्ट पहले से ही बनी हुई थी और मैंने लिखा था इफ नॉट एग्जिस्ट। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख दूं, सपोज एक्स वाई जेड, इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट तब बनाओ। ये देखो इसने बना दी। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करती थी। नहीं गुंजन, एसक्यूएल इज नॉट केस सेंसिटिव। नाउ दिस इज हाउ वी आर क्रिएटिंग टेबल। ठीक है, तो अब यूजर्स पे आते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ है नहीं अभी। ठीक है, सो हाउ डू वी इंसर्ट इन अ टेबल? ठीक है, सो इसको इंसर्ट इस तरीके से करते हैं। हम लिखते हैं इंसर्ट इनटू क्या? स्टूडेंट्स, टेबल का नाम। स्टूडेंट्स नहीं है, सॉरी, यूजर्स। ठीक है, फिर लिखते हैं वैल्यूज। लेकिन ये मैं, तुम देख रहे हो सिर्फ जो नाम है ना, मैं उनको छोटे में लिखता हूं। ये कन्वेंशन है, जो नाम होते हैं उन्हें छोटे में लिखते हैं और जो कमांड्स होती हैं उनको बड़े में लिखते हैं। इससे क्या होता है, रीडेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, पढ़ने में और इजियर लगता है। तो इंसर्ट इनटू क्या? यूजर्स। वैल्यूज, याद है उन ब्रैकेट के अंदर बताया था नेम कॉमा एज। अब वैसे ही मैं बोलूंगा यूजर के अंदर वैल्यू डालो, नेम रखो रोहित, एज डालो उसकी 70। ठीक है, you can run this SQL, you have made changes। अब यूजर्स खोलते हैं, ये देखो नेम एज। इसी तरीके से मैं एक और भी ऐड कर सकता हूं। सपोज मैं लिख देता हूं शिल्पा कॉमा 15। अब अगर मैं इस पे करूंगा और यूजर तब खोलूंगा तो अब इसमें दो बंदे आ गए। ठीक है, ओके। अज्यूम करो कि भाई मुझे बंदे की एज नहीं पता और मैं कह रहा हूं कि यार मैं ना आपको सिर्फ नेम दूंगा। मैंने लिखा कि सर मैं आपको ना सिर्फ क्या करूंगा, नेम दूंगा। सो यू कैन स्पेसिफाई इन ब्रैकेट कि आप क्या दे रहे हो अगर आप कम वैल्यूज देने वाले हो। और जो दूसरी वैल्यू है ना, उसको मैं एक तरीके से ऐसे नल कर देता हूं। इसको हम कर देते हैं ABCD। ओके, नाउ दे ही नहीं रहा हूं ना मैं तो उसको। आई डेंट गिव एनी वैल्यू हियर, आई जस्ट गिव द नेम। सो जो बाकी होता है वो ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। वाई? बिकॉज यू हैव नॉट गिवन अ वैल्यू फॉर इट। अच्छा, अभी हमने देखा कि हम जब इंसर्ट करते थे ऐसे, हम ऐसे इंसर्ट कर रहे थे, करेक्ट? हाँ, नेम सेव हो सकता है सेम, उसकी भी हम बात करेंगे। हमें प्राइवेट की हम प्राइमरी की हम बात करेंगे। ठीक है, अभी के लिए नेम हाँ सेम सेव हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दो बिल्कुल सेम रोज भी सेव हो सकती है। ठीक है, कोई इशू नहीं आएगा। अभी मैं ये दिखा रहा हूं कि यार सपोज करो यहाँ पे मेरे को ऑर्डर पता होना चाहिए। तुम देख रहे हो पहले नेम जैसे लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में जा रहा है। पहले शिल्पा लिखा है तो पहले यहाँ पे जाएगा नेम के अंदर, दूसरी वैल्यू एज में जाएगी। अगर मैं इसको बोलूं कि यार मैं पहले एज दूंगा और फिर मैं नेम दूंगा, so I have to match my own brackets। So age suppose I'm giving as 18 and the name I can give as कुशल, कुशाग्र, और कुशाग्र we can give कुशाग्र। अब मैंने ऑर्डर बदल दिया, लेकिन मैंने यहां बता दिया कि मैं क्या ऑर्डर दे रहा हूं। लेट्स रन दिस। यूजर्स खोलते हैं, ये देखो उसने उसी ऑर्डर में इंसर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ यू इंसर्ट। इनफैक्ट डेटाबेस के ना 4 ऑपरेशंस होते हैं, दे आर कॉल्ड द क्रूड ऑपरेशंस।
सी का मतलब होता है क्रिएट, आर का मतलब होता है रीड, यू का मतलब होता है अपडेट, डी का मतलब होता है डिलीट। ये चार काम करते हैं हम, देखा जाए तो टेबल पे यही चार काम होते हैं हमेशा, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। Right now we are on the create stage where we are creating tables, inserting data, we are creating the data. ठीक है? Now let's go to step 2 and start reading the data. ठीक है? So how do I read data? अभी के लिए तो हम रीड कैसे कर रहे हैं, मैं यहां क्लिक कर रहा हूं। कैसे रीड करते हैं, मान लो मुझे अपने यूजर्स को ही रीड करना है, तो हम लिखते हैं सिलेक्ट, फिर हम बताते हैं कि मुझे क्या रीड करना है। स्टार का मतलब बेसिकली सिलेक्ट के बाद ना ऐसे लिखना होता है कि विच कॉलम्स यू वांट टू रीड। जैसे अगर मैं कहता कि यार आई वांट टू रीड कस्टमर आईडी एंड कस्टमर नेम, अगर मैं कहूं कि मुझे सारे जितने कॉलम है सारे रीड करने हैं, सो सिलेक्ट के बाद एक स्टार लगा दो। स्टार का मतलब है ऑल कॉलम्स, यू वांट टू रीड ऑल कॉलम्स। ठीक है, सारा डेटा चाहिए। फ्रॉम, यहां लिख दो यूजर्स। अब इसको रन करोगे ना, इसने यूजर्स के सारे कॉलम बता दिए। अगर मैं यहां लिखता नेम, सिलेक्ट नेम फ्रॉम यूजर्स, तो सिर्फ नेम कॉलम बताएगा, सिर्फ नेम। देख रहे हो? इसी तरीके से अगर मैं कस्टमर्स में जाऊं और मैं ऐसा लिख दूं सिलेक्ट सपोज सिटी कॉमा कंट्री फ्रॉम कस्टमर्स, तो सिर्फ सिटी और कंट्री बताएगा। तो यहां पे यू हैव टू मेंशन क्या क्या कॉलम, और अगर सारे कॉलम चाहिए तो यू इंसर्ट अ स्टार, सो यू गेट ऑल द कॉलम्स। We will go into rows, Amit, that we will do when we actually work on a DB in Android. ठीक है, so we use cursors for that. We'll go into it, don't worry. अभी हम कर रहे हैं उसकी बात। ठीक है, अब जैसे पूछा भी है अमित ने पूछा किसने, हाँ अमित ने ही पूछा है। नाउ व्हाट इफ आई वांट टू लुक अप दिस वैल्यू, ये वाला बंदा चाहिए मुझे, एल्फ्रेड्स फटर किस्टे। ठीक है, सो मुझे करना है, मुझे पहले तो बताना है कि मुझे इस पूरी इस रो में क्या क्या चाहिए। तो मुझे सारे कॉलम्स चाहिए लेकिन इस रो के, बेसिकली मुझे इस बंदे का सारा डेटा चाहिए। तो मैं कहूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, मतलब सारे कॉलम का डेटा चाहिए, किस बंदे का, वेयर वेयर। अब तुम पूछ सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स का मतलब है सब कुछ। अब तुम वेयर, बेसिकली मैं लिख सकता हूं जैसे कस्टमर, या ऐसा लिख दो इज इक्वल टू, मैं इस बंदे का नाम लिखता हूं, तो इसको रन करेंगे तो मुझे सिर्फ इस बंदे का डेटा मिलेगा। अब क्लियर हुआ मिथ? सो आई कैन ऐड कंडीशंस कि मुझे डेट सारा डेटा, अब मैं जैसे लिखूं कि मुझे सपोज करो इस बंदे की सिर्फ सिटी और पोस्टल कोड चाहिए, किसका, एल्फ्रेड फटर किस्टे का। मुझे इस बंदे की सिटी और पोस्टल कोड मिल गई। तो फेसबुक भी तो कुछ ऐसा ही कर रहा होगा, सिलेक्ट क्या, फीड्स फ्रॉम यूजर्स, वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू आपका नाम, तो आपकी फीड्स आ जाती हैं। ऐसा ही तो कुछ चल रहा होगा फेसबुक के अंदर भी। ओके, हाँ बिल्कुल, यू कैन यूज एनी पैरामीटर्स, बस यहाँ पे चेंज कर दो ना, इसका कॉलम नेम चेंज कर दो। सपोज मुझे वो सारे लोग चाहिए, मुझे वो सारे लोग चाहिए जो बर्लिन में रहते हैं, तो मैं क्या करूंगा, वेयर सिटी इज इक्वल टू बर्लिन। अब तो बहुत लोग हो सकते हैं ना बर्लिन वाले। ओके, इस केस में शायद यही है, ओनली दिस गाय इज लिविंग इन बर्लिन, सो
लेट्स हैव अ लुक एट आवर डेटा। तो मुझे दिख रहा है कि लंदन में मल्टीपल लोग रह रहे हैं, ठीक है। सो आई कैन डू वेयर सिटी इज लंदन। तो अब देखो जहां जहां भी सिटी लंदन है, जहां जहां भी सिटी लंदन है, मुझे उन सबका डेटा मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सारे बंदे जिनकी सिटी लंदन है, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूं, मैं इसको और कैसे कर सकता हूं, मैं ऐसा कुछ भी डाल सकता हूं, एंड क्या पोस्टल कोड इज इक्वल टू सपोज ये वाला। मुझे जानना है कि ऐसे कौन लोग हैं जो लंदन में रहते हैं और उनका पोस्टल कोड ये है, ऐसा एक ही है ना। ओके, सो यू कैन पुट दीज कंडीशंस एज वेल। सो वेयर दिस एंड दिस, ठीक है, ये भी तुम कर सकते हो। ओके, अब सपोज करो मैं कहता हूं कस्टमर्स पे आते हैं फिर से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, सारा सब पूरा डेटा। मुझे वो लोग चाहिए, इट इज नॉट नेसेसरी टू पुट दिस, मुझे वो लोग चाहिए जिनका नाम, जिनका कस्टमर नेम ए से शुरू होता है, ए से शुरू होने वाले सारे लोग। बेसिकली मुझे ऐसा कुछ कहना है, वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू स्टार्टिंग विथ ए। तो ये मैं कैसे लिख सकता हूं, आप कहो वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू ए और इसके आगे लगा दो परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है आगे कुछ भी हो बट स्टार्ट हो रहा है ए से। लेट्स रन दिस, एक सेकेंड, some error has happened। सॉरी, वो तो मैंने इक्वल टू कर दिया ना, एक सेकेंड, कहां गया। हाँ, मतलब ऐसा कुछ करना है मुझे, बट दिस विल व्हाट दिस विल डू इज, व्हाट विल दिस डू, ये वो ढूंढेगा जहां पे कस्टमर का नाम ए परसेंटेज हो। ये मुझे नहीं करना है। व्हाट आई कैन डू इज, एक ऑपरेटर आता है लाइक, क्या आता है लाइक, हियर आई कैन राइट ए परसेंटेज। व्हाट दिस डिड इज, इसने बोला जहां पे भी कस्टमर का नाम इज लाइक दिस, कैसा है, ऐसा, ए से शुरू होता है और उसके आगे कुछ भी हो, परसेंटेज का मतलब कुछ भी हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे देखना है किस किस का नाम ई पे खत्म होता है, मतलब पहले कुछ भी हो परसेंटेज और एंड में ई आ रहा हो, तो ये लोग हैं सारे, देखो ई से, सबका नाम ई से खत्म हो रहा है। ऐसे कौन है जिनके नाम के कहीं बीच में ई आता है, तो स्टार्ट किसी से भी हो परसेंटेज, एंड किसी से भी हो परसेंटेज, बीच में कहीं भी ई हो, तो ये सारे लोग हैं जिनके नाम में कहीं ना कहीं ई आता है। सो दिस लाइक इज यूज टू बेसिकली स्टार्ट एंड या बीच में कुछ चेक करने के लिए यू कैन यूज दिस ऑपरेटर। ओके, so this is how you can read data, basically this is for reading data। now let's have a look as to how you can update data, ठीक है, सारा फिर से देखते हैं, ठीक है। ओके, एक मैसेज आया है। ओके, सो उस केस में कॉम्प्लेक्स क्वेरीज आपको यूज करनी पड़ेंगी अमित, जो अभी बियॉन्ड है आपके सिलेबस से, ठीक है। बट इन केस यू वांट टू नो, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे बता देता हूँ उसकी क्या क्वेरी होगी। एसक्यूएल क्वेरीज लिखना अभी तो बहुत बेसिक देख रहे हो तुम, बहुत एडवांस क्वेरीज होती है, इसमें बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं। सो अभी नहीं बात करेंगे, ठीक है, इट विल बिकम अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। सो नाउ लेट्स लुक एट, ओके, सो एक काम और बता देता हूं। सपोज मैंने ये लिखा था, राइट, चलो बता ही देता हूं, ऐसे इतना यूजफुल नहीं है। लाइक ए परसेंटेज, व्हाट दिस डिड इज, इसने ए से स्टार्ट होने वाले फेच कर दिए। व्हाट इफ आई हैड पुट समथिंग लाइक दिस,
लिमिट 1 का मतलब है सिर्फ एक रिजल्ट तक लिमिट कर दो। लिमिट 2 का मतलब लिमिट लगा दी कि भाई यहां से तो मेरे पास 4 रिजल्ट आ रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे जो भी पहला रिजल्ट है ना वो देखना है, तो मतलब लिमिट 1 द फर्स्ट रिजल्ट, लिमिट 2 द फर्स्ट 2 रिजल्ट्स। कूल, सो यू कैन अप्लाई लिमिट्स ऑल्सो, मतलब कितने तुम्हें रिजल्ट्स देखने अगर मल्टीपल रिजल्ट्स पॉसिबल हैं तो। ओके, सो नाउ वी आर डन विथ create and read basics. So now you know how you can create data, how you can read. So now let's have a look as to how you can update data. ठीक है, और बेसिक क्रूड से तुम्हारी ऐप बन जाएगी, मोस्ट ऑफ द एप्स बेसिक क्रूड से बन जाएंगी। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द टेबल। अब मैं चाहता हूं कि जो अल्फ्रेड फुटर्स की स्टे है ना, इसको अपडेट करना है मुझे, इसकी सिटी बर्लिन से लंदन करनी है। हाउ डू आई डू दैट? सो टू डू दैट हम करते हैं अपडेट, वी राइट अपडेट, फिर टेबल का नाम कस्टमर्स, कस्टमर्स की टेबल है ना, फिर सेट, फिर तुम्हें क्या सेट करना है, मैंने कहा सिटी को सेट कर दो लंदन। कहां पे? वेयर। कस्टमर्स टेबल पे जाके सिटी को लंदन कर दो जहां पे कस्टमर का नाम है क्या, ये। लेट्स रन इट। नाउ लेट अस लुक एट कस्टमर्स। अब अल्फ्रेड की सिटी इज लंदन, आई अपडेटेड हिज सिटी। सो यूजिंग वेयर, जैसे हम रीड करते थे तो वेयर लगा के वी कैन गो टू अ रिकॉर्ड, वी कैन गो टू अ रो और सेट, ऐसे सिटी इज इक्वल टू जो सेट किया था जैसे अभी, यूजिंग दैट बेसिकली ये अपडेट से क्या करना है, एक इस टेबल को अपडेट करना है। क्या अपडेट करना है? सिटी को लंदन करना है। कहां करना है, किसका करना है? इसका। ठीक है, अब मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी चेंज हो जाएंगे इससे। अगर सपोज मैंने ऐसा लिख दिया होता वेयर कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी, या वेयर कंट्री इज इक्वल टू सपोज करो मेक्सिको। ठीक है, यहीं पे देख रहा है मैं, जहां जहां मेक्सिको, दो जगह तो यही है, इनकी सिटीज मेक्सिको डीएफ है, मैं इनको भी क्या चाहता हूं, लंदन करना। सो आई कैन रन दिस, गो बैक, ये भी लंदन हो गई। ठीक है, सो मल्टीपल भी चेंज हो जाएंगे। सो अगर तुम्हें एक ही चेंज करना है, सो यू हैव टू लिमिट इट टू 1। ठीक है, तो या तो अगर तुम ऐसा लिमिट 1 लगा के कर लो, या दूसरा तरीका ये है कि एक यूनिक आइडेंटिफायर हो, कि जैसे दो कस्टमर के नाम भी एक हो सकते हैं ना, दो, एक और अल्फ्रेड हो सकता है ना कहीं, है ना, दो नाम के एक लोग तो हो ही सकते हैं, लेकिन सबकी आईडी तो अलग होगी ना, या आधार कार्ड, फेसबुक आईडी, आईडी तो आपकी अलग होगी ना, ईमेल आईडी। सो ये जो बंदा होता है ना, वेयर कस्टमर आईडी इज इक्वल टू 2, कस्टमर आईडी और किसी की 2 नहीं होगी, तो ये जो यूनिक बंदा होता है ना, इसको कहा जाता है प्राइमरी की। अगर मैं एक और बंदा डालूंगा ना 1 जैसा, मैं किसी और की आईडी 1 इंसर्ट करने की कोशिश करूंगा, मुझे एरर आ जाएगा कि भाई ये यूजर पहले से ही है, आप नई आईडी यूज कीजिए। सो दिस इज अ यूनिक आइडेंटिफायर एंड दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी की। इसको भी हम कैसे अपनी डीबी में डालते हैं, वील लुक एट इट लेटर। ठीक है, बट बिफोर दैट लेट्स सी how we can do the delete operation. So you have just seen how to do the update operation. It is done using update, table name, set, क्या set करना है, कहां पे, where करके आप set कर सकते। Now we are going to delete a record. We'll see how to delete data. So delete करना भी बहुत आसान है। Suppose I want to delete Mr. Alfred only. ठीक है, so what we can do is we can write delete from table का नाम customers। क्या डिलीट करना है, वेयर। जैसे अपडेट करते थे ना कि यार इसको अपडेट करना है, तो कैसे जाते थे, अपडेट फ्रॉम अपडेट कस्टमर्स, वेयर सेट दिस वेयर, है ना। सो वेयर की मदद से वी ट्राई टू नेविगेट टू अ लिस्ट ऑफ रोज।
ठीक है, स्लैश रो। यहां पे हम बताते सबसे पहले कि हमें करना क्या है। तो क्या क्या डिलीट करना है कस्टमर से, कहां, जहां पे कस्टमर नेम इज इक्वल टू दिस शुड डिलीट इट। नाउ वी गो बैक टू कस्टमर। ये देखो यहाँ रिकॉर्ड्स 91 थे, 90 हो गए। लेट्स हैव अ लुक, ही इज गॉन, कस्टमर आईडी 1 इज गॉन। दिस इज हाउ यू कैन डिलीट। अब दो नाम के अगर एक लोग होते तो सारे डिलीट हो जाते, क्योंकि मैंने कहा जहां भी नाम वो था, जहां भी नाम ये अल्फ्रेड्स फुटर किस्टे था, सब डिलीट हो जाए। तो ऐसे ही अगर मैं कह देता वेयर सिटी इज इक्वल टू लंदन, तो सारे लंदन वाले चले जाते। सो इसीलिए हमें यूनिक आइडेंटिफायर चाहिए कि सिर्फ वही बंदा जाए। ये देखो रोज अफेक्टेड 11, 11 रोज गई, अब कोई लंदन वाला बचा ही नहीं है। अमित हम रिस्टोर कर सकते हैं, ये रहा रिस्टोर डेटाबेस। हाउ वी रिस्टोर अ डेटाबेस, क्या होता है, ये सारे डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हैं हालांकि, ठीक है, बट तुम्हें चलो बता देता हूं। रियल लाइफ में क्या होता है, डेटाबेस एक जगह नहीं, डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज होती हैं, ABCD। हो सकता है ना कल को अर्थक्वेक आया, फेसबुक का ये डेटाबेस क्रैश हो गया, कोई सॉफ्टवेयर एरर हुआ, बिल्डिंग गिर गई, अर्थक्वेक आया, ये चली गई, पूरी डेटा चली गई। तो इसी डेटा की 4 कॉपीज बनी हुई हैं, अगर ये गई तो वो इसको ऑन कर देगा। तो अलग अलग तरीके के मोड्स ऑफ ऑपरेशन होते हैं डेटाबेस के, ठीक है, हाइब्रिड मोड होता है, बहुत सारे मोड्स होते हैं ऑफ रनिंग। ये सारे मैंने बताया ना आपको डेटाबेस डिजाइन कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इसके बहुत तरीके होते हैं। एक होता है कि ये बंद होगा तो ये चालू कर लेंगे, ये इसको कुछ होगा तो ये कर लेंगे। एक होता है कि चारों के चारों एक साथ ऑन होंगे, ये भी एक होता है, ठीक है। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट्स लगे हुए हैं, पैरिटी बिट कॉन्सेप्ट और ये सब भी होता है। जो रिसेंट स्टेटस होगा वही रहेगा, हाँ, सबके अंदर इन जो मल्टीपल कॉपीज है हमेशा सारी अपडेटेड होगी। जैसे अगर इसमें कोई चेंजेस आएंगे तो वो सब में भी इफेक्ट हो जाएंगे। इट इज जस्ट दैट दूसरा बंदा हम तब यूज में लाएंगे जब प्राइमरी एक इसमें सेट होगा एज प्राइमरी। जब प्राइमरी में कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम स्विच करेंगे सेकेंडरी, लेकिन डेटा सब में अपडेटेड रहेगा। अब आपने मान लो यहां पे कुछ ऑपरेशंस करे, ठीक है, डिलीट किया, ऐड किया, कुछ किया। सो एक आपके पास कॉपी बनी रहेगी ऑफ योर ट्रांजैक्शंस, इट्स कॉल्ड डीबी ट्रांजैक्शंस। अगर आपने कहा रीस्टोर या रोल बैक, आपने कुछ गलत कर दिया, तो ये क्या करेगा, जो भी काम आपने किया था ना उसको रिवर्स करना, इसकी भी लॉगिंग हो रखी है, इसको लॉग्स में स्टोर किया हुआ है, वो उल्टा चलना शुरू कर देगा। जो जो आपने किया था उसको रिवर्स करता जाएगा और डीबी वापस आ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड रोलिंग, ट्रांजैक्शन रोलिंग बैक। इसको भी गूगल कर सकते हो, रोल बैक ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। इसके 2 या 3 मेथड होते हैं रोल बैक के, वो भी पढ़ लेना अगर तुम्हें इंटरेस्ट हो तो। एक आई थिंक स्क्रिबल रोल बैक होता है, ऐसे 2-3 मेथड्स होते हैं। हाँ, इसमें भी राघव बिल्कुल कमिट, अगर कोई सीएस का स्टूडेंट है ना तो उसने डेटाबेस में पक्का पढ़ा होगा, इसमें कमिट्स होते हैं और पूरी लॉगिंग चलती है, ठीक है। बट खैर दैट इज डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट इफ यू वांट टू नो, ठीक है, कि ये सब कैसे होता है। इसका राइटर्स होते हैं, सब कुछ होता है इसके अंदर। एनीवेज, सो दिस इज हाउ you can do the 4 operations of create, read, update and delete। अब यहां तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे, इसको एंड्रॉइड में कैसे करेंगे। इट इज डन थ्रू, मैंने बताया था स्टार्टिंग में, समथिंग कॉल्ड SQLite। सो नाउ लेट्स गो इनटू एंड्रॉइड। और ये जो डीबी यहां पे क्रिएटेड थी ना ऑनलाइन, ये जो ऑनलाइन सब पड़ा हुआ है, यहां से हटते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, अपना डीबी, अपना टेबल, सब अपना, ठीक है। और ये सारे ऑपरेशन एंड्रॉइड में करके देखते हैं। अमित, रीस्टोर एज सच कुछ नहीं होता, देर इज नथिंग रीस्टोरिंग ऑफ अ डीबी, इट इज ऑलवेज रोल बैक। मतलब आपने देखो डेटाबेस के ना स्टेजेस पे चेक फ्लैग्स होते हैं, चेक फ्लैग्स लगा दिए,
जैसे आप गेम खेलते हो, उसमें आप लेवल सेव कर लेते हो ना, लेवल पे चेक फ्लैग लगा देते हो कि भाई अगर मेरे को कभी कल को प्रॉब्लम हो, मैं यहां से फिर से कंटिन्यू करूंगा, अगर मैं मिशन हार गया तो मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा। सो एक चेक फ्लैग लगा देते हैं स्टार्टिंग में, फिर कुछ 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 होता है वहां पे एक और चेक फ्लैग लगा देते हैं, ठीक है। कुछ 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 करते हैं, फिर से फ्लैग लगा देते हैं, कुछ करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई मेरी डेटाबेस में, मैं कहता हूँ रोल बैक। तो वो क्या करेगा, पीछे जाएगा पीछे जाएगा, यहां तक सब फ्लैग जहां पे लग गया मतलब सब सही चल रहा है, वो रोल बैक करके लास्ट फ्लैग जहां पे सब कुछ सही था उस स्टेट पे लाके आपकी डीबी को छोड़ देगा। इसको तुम रोल बैक कहो या रीस्टोर कहो, दैट इज अप टू यू। यहां पे जो मैंने बटन दबाया था ना अभी उस वेबसाइट के अंदर, वो रीस्टोर करके लास्ट फ्लैग सब कुछ सही कब चल रहा था, जब वो 5-6 टेबल्स बनी हुई थी, उसके बाद मैंने अपनी खुद की टेबल बनाई और ऐड डिलीट किया है ना, तो रीस्टोर दबाने से वो रोल बैक होके चला गया स्टार्टिंग पे जहां पे डमी डेटा पड़ा हुआ था। अब समझ आया अमित? इज इट क्लियर नाउ? बाय रीस्टोर इट जस्ट वेंट बैक टू द लास्ट करेक्ट स्टेट। अमित फ्लैग्स और ये लगाना ना, इट इज यू कैन सेट इट बट दैट इज एन एडवांस कॉन्सेप्ट कि वो फ्लैग कैसे लगता है, कैसे चलते हैं डेटाबेस सिस्टम्स, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग कैसे होती है। सो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस, दैट इज वेरी एडवांस्ड। ठीक है, तुम्हारे लिए क्या होता है, इसीलिए तो ये सब जो तुम्हें मिले हुए हैं ना, माई एसक्यूएल, ऐसे ओरेकल डीबी, ये सब खुद करते हैं यार, इसी बात के तो पैसे लेते हैं कंपनी से भी। लाइक आई थिंक माई एसक्यूएल इज स्टिल फ्री, बट ऐसे कई एडवांस डेटाबेस प्लान्स आते हैं तो दे, अब जैसे Amazon वेब सर्विसेज है, वो आपसे डेटा स्टोर करने के पैसे क्यों लेता है? क्यों लेता है? क्योंकि वो ये सब आपके लिए कर रहा है, वो आपके लिए स्टोरेज ही नहीं दे रहा है। स्टोरेज तो अब देखो ड्राइव पे तुम्हें मिल रही है कितनी जीबी की फ्री, बट वो डेटा स्टोर करने के साथ साथ ये सब रिकॉर्ड मेंटेनेंस, फ्लैग चेकिंग, रोल बैक्स, मल्टीपल कॉपीज तुम्हारे डेटा की बना के रखता है, ये गया तो यहां से खोल देंगे, पूरा सर्वर का डेटाबेस तुम्हें बना के दे रहा है, ये तुम्हें खुद थोड़ी करना पड़ता है। तो दैट इज व्हाट दीज कंपनीज आर टेकिंग मनी फॉर, ये सब वो करके देती हैं तुम्हें। एनीवेज, मूविंग बैक टू एंड्रॉइड, हाउ डू वी मेक, ये तो हो गया ना हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस। हाउ डू वी रन एसक्यूएल? तो यहां पे ना क्या करते हैं, बटन का जो क्लिक लिसनर था ना, उस पे एक फंक्शन कॉल करते हैं एसक्यूएल। इस फंक्शन का काम क्या होगा, कुछ एसक्यूएल चलाएगा, बस यही काम है। मैं कहता हूं जैसे ही बटन क्लिक हो कुछ एसक्यूएल चल जाए, कुछ मेरी लिखी हुई एसक्यूएल चल जाए, ठीक है। सो लेट्स कॉल इट माई एसक्यूएल और इसका एक नया फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। कुछ मेरी लिखी हुई एसक्यूएल चल जाए, माई एसक्यूएल चल जाए। सो लेट अस स्टार्ट राइटिंग आवर ओन एसक्यूएल। सबसे पहले तो डेटाबेस में कुछ भी एरर कभी भी हो सकता है आप राइट कर रहे हो कुछ एरर हो जाए। मैंने बोला ना जैसे अभी बीच में हमारे एरर आए थे एक दो, जब हम उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे ऑनलाइन, फिर मैंने सही किए थे। सो देयर कैन बी एरर्स एनी टाइम, क्योंकि कोई ऐसा हमारा, आपने देखा होगा एसक्यूएल के अंदर इनबिल्ट कोई चेकिंग मैकेनिज्म तो है नहीं कि आपने जो लिखा है सही लिखा है, जैसे ही आप रन करते हो पता चलता है अरे सही है कि गलत। तो जिसमें गलती होने की चांस है हम लोग ट्राई कैच लगाते हैं, यही रूल है, यही रूल है। ठीक है, नाउ ट्राई के अंदर आते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डीबी क्रिएट करेंगे। एसक्यूएलाइट डेटाबेस क्लास मिली हुई है, एंड्रॉयड वालों ने दी हुई है, इससे आप एसक्यूएलाइट चला सकते हो। लगा, मान लो डीबी का नाम रखा डीबी डेटाबेस, फिर आप कहते हो दिस डॉट ओपन और क्रिएट डेटाबेस। इसका क्या मतलब है कि या तो देखो, और इसके अंदर आपको लिखना है आपके डेटाबेस का नाम। मान लो मैं रखता हूं यूजर डीबी, मेरी डेटाबेस का नाम है यूजर डीबी। अब अगर ये डीबी पहले से ही बनी हुई होगी तो वो उसे ओपन करेगा, लेकिन अगर आज तक ऐसी कोई डीबी नहीं बनी है मेरी ऐप के अंदर, जो कि इस समय हम पहली बार बना रहे हैं तो नहीं बनी होगी, तो वो उसको क्रिएट कर देगा। तो या तो वो ओपन करेगा या वो क्रिएट करेगा। अगर पहले से है तो ओपन कर देगा पुरानी, या पहली बार बना रहे हो तो क्रिएट कर देगा तुम्हारी। इसके बाद
यहां पे तुम्हें बताना होता है, जैसे उसमें किया था ना शेयर्ड प्रेफरेंसेस में, मोड अंडरस्कोर प्राइवेट, नोबडी एल्स शुड एक्सेस माय डेटा। इसके बाद एंड में एक नल लगा देते हैं। दिस इज बेसिकली इट्स अ कर्सर फैक्ट्री, चलो उसकी हम बाद में बात करेंगे, अभी के लिए अज्यूम कर लो यहाँ पे बस एक नल लगाते हैं, ठीक है। डेटाबेस का नाम और प्राइवेट मोड में यार, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी ऐप का डेटा है तो नोबडी एल्स शुड एक्सेस, और एंड में एक नल, अभी के लिए हम नल लगा रहे हैं। एक लाइन में आपकी डीबी बन गई, योर डीबी इज क्रिएटेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मुझे टेबल क्रिएट करना है, कैसे करेंगे? एसक्यूएल अभी पूरी पड़ी है ना, एसक्यूएल ही तो लिखनी है। मैं लिखूंगा डीबी डॉट एग्जैक एसक्यूएल, मतलब एग्जीक्यूट एसक्यूएल, कोट्स लगाऊंगा, और इसके अंदर अब वही एसक्यूएल लिखूंगा जो इतनी देर से लिखता है। क्या? क्रिएट टेबल इफ नॉट एग्जिस्ट। क्या? कौन सी टेबल? सपोज यूजर टेबल। फिर क्या करते थे, यहां पे बताते हैं ना ये दो ब्रैकेट लगा के, भाई क्या स्ट्रक्चर होगा, नेम और एज। नेम को क्या कहा था? वार कार। एज को क्या कहा था? इंट। और ब्रैकेट में से साइज दिया था 3 का, है ना? ऐसे ही तो किया था। सो दिस विल एग्जीक्यूट इट, बस इतना सा तुम्हें लिखना है। दैट इज इट। What this will do is it will execute this line of SQL. db.exec SQL से क्या होगा, इस डेटाबेस पे वो ये SQL चला देगा, तो एक यूजर टेबल क्रिएट हो जाएगी। अब हम यूजर में, अब फिर से वो CRU डिक्रोड की बात करते हैं, क्रिएट कैसे करेंगे? टेबल तो क्रिएट कर दी, टेबल में वैल्यूज कैसे डालते थे? इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम, फिर वैल्यूज। क्या? सपोज पहले लिख दी, चलो हम लिख देते हैं कुछ भी, रोहित ही लिख देते हैं, चलो। नेम इज रोहित, एज इज 17, याद है ना ये? और क्या ऐसे भी एक ऑप्शन होता है तुम्हारे पास कि तुम यहां पे स्पेसिफाई भी कर सकते हो कि तुम किस ऑर्डर में दे रहे हो, करेक्ट? दिस इज प्योर फॉर्मली रिटन इंसर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलो ऐसे ही हम एक दो डाल देते हैं। रोहित कर दिया, एक जमाइमा कर दो 18, एक कुशाग्र कर दो, ठीक है 16। सो आफ्टर डूइंग दिस, what I have done is I have created a DB in the first line. उस DB के अंदर एक टेबल बनाया यूजर का, और उस टेबल के अंदर मैंने 3 वैल्यूज डाल दी। दिस इज हाउ वी डू क्रिएट। ये तो बिल्कुल समझ आ रहा होगा तुम्हें, यही तो करते आए हैं इतनी देर से। हाउ डू वी रीड? टू रीड इट हम क्या करते थे? सिलेक्ट स्टार, करेक्ट? सिलेक्ट स्टार ही तो करते थे। बट इसमें इन एंड्रॉयड तुम्हें उसमें तो टेबल सीधा डिस्प्ले हो रही थी ऑनलाइन, अभी हम जो यूज कर रहे थे। मुझे उस टेबल की वैल्यूज को एक्सेस भी तो करना है, मतलब कुछ उसको टेबल से बाहर निकाल के भी तो मुझे काम करने हैं ना, अभी तो सिर्फ टेबल में ही काम हो रहे थे। सो हाउ वी डू दैट इज वी क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज अ कर्सर। इसका नाम रखते हैं सी। बेसिकली ये उसी तरीके से, याद है जैसे फाइल रीड करते थे, एक बंदा था जो रीड करता था, पॉइंटर था जो रीड करता रहता था, वैसी कर्सर एक बंदा है जो एक एक रो को रीड करेगा, ठीक है। सो what we have to do is we have to write db dot raw query। बेसिकली इसे बताना है कि भाई तेरे को जो कहाँ रीड करना है ना, वो कहाँ रीड करना है। वी विल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, कॉमा नल। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि ये क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है। देखो तुम्हारे पास एक डेटाबेस है, 2 बंदे हैं उसमें, नेम एज। जब मैं ऐसा कुछ लिखता हूं सिलेक्ट
ये यूजर टेबल है, स्टार फ्रॉम यूजर, ये मुझे पूरी टेबल रिटर्न कर देता है, जहां पे सपोज पहला नाम इज एबीसी एंड एज इज 16, दूसरा एक्स वाई जेड एज इज 17। एक कर्सर क्या करता है, कर्सर सी जो है ना, सी बैठ के इस टेबल को देखेगा, एक एक करके वो ऐसे चलता रहेगा, एक एक रो को रीड करेगा। ये जो सिलेक्ट स्टार थी ना, इसने एक टेबल दी थी मुझे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर गिव्स अ टेबल, दिस कर्सर इज यूज टू आइटरेट द टेबल। ये स्टेटमेंट तो सिर्फ एक टेबल देगी ना, अगर मुझे उस टेबल के अंदर घुसना है और वैल्यूज को रीड करना है, सो आई नीड समवन टू गो एंड रीड द वैल्यूज वन बाय वन, रो बाय रो जाएगा। वो कौन है? वो है मेरा कर्सर। ठीक है, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्सर क्लियर? What is a cursor? What the cursor is doing? It is going and reading the values in the table returned from the raw query. बाकी लोग? ओके, अब लेट्स मूव अहेड। यहां पे मैंने बना लिया कर्सर। ये जो नल लिखा है ना, ये बेसिकली बताने के लिए है कि भाई तेरे को रुकना कब है। मैंने लिख दिया नल, मतलब तेरे को रुकना ही नहीं है, तू जितना भी इस टेबल में वैल्यूज आती है ना, सारी देख ले। यहाँ पे जो भी मैंने सिलेक्ट पूरा से रीड करने तो हम अच्छे से सीख चुके हैं, तो जो भी मैं टेबल यहां से आएगी ना तेरे पास, उस पूरी को रीड कर, रुकी मत भाई। अब कर्सर को चलाएंगे कैसे? मैंने यहां कहा ना, कर्सर क्या करेगा, एक एक करके चलेगा। अब ये चलेगा कैसे वो देख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे फाइल का पॉइंटर चलता था। सी डॉट मूव टू फर्स्ट, एक सेकेंड, मूव टू फर्स्ट एक फंक्शन है, इसको सबसे पहले वाले बंदे के पास लाके छोड़ देगा। मूव टू फर्स्ट से क्या होगा, इट विल मूव टू द फर्स्ट एंट्री, द फर्स्ट एंट्री, इट विल गो देयर, इट इज लुकिंग एट द फर्स्ट एंट्री नाउ। अब ये इसके अंदर से नेम और एज को कैसे रीड करेगा वो देखते हैं। टू रीड द नेम एंड एज हमें पहले ना दो इंडेक्सेस क्रिएट करने होते हैं। इट इज कॉल्ड द नेम इंडेक्स। जैसे एरे होती है, एरे में इंडेक्स होती है, तो बेसिकली यहाँ पे दो इंडेक्स हैं। चलो मान लो दिस इज इंडेक्स 0 पे नेम पड़ा है, इंडेक्स 1 पे एज पड़ा है, एक तरीके की ऐसी ही समझ रहे हैं हम। अगर यहाँ पे एक और कुछ होता तो मान लो इंडेक्स 2 पे तीसरा कॉलम पड़ा है। सो दिस इज द कॉलम इंडेक्सेस, दिस इज द कॉलम इंडेक्सेस। तो जब मैं इस कर्सर को बोलूंगा ना कि मेरे को नेम चाहिए, तो मैं बोलूंगा भाई 0th इंडेक्स पे जो बंदा पड़ा है ना वो दे दे। तो उसको और प्रॉपरली लिखने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, हम कहते हैं नेम इंडेक्स पता है कौन है, सी डॉट गेट कॉलम इंडेक्स। किसका इंडेक्स चाहिए? नेम का। नेम के कॉलम का जो इंडेक्स है ना वो दे दो। ओके, फिर हम कहते हैं, क्योंकि सी तो पूरी रो को देख रहा है, सी इज लुकिंग एट द एंटायर थिंग, इट इज लुकिंग एट नेम एज एवरीथिंग। आई एम सेइंग टेल मी द इंडेक्स ऑफ नेम, टेल मी द इंडेक्स ऑफ एज। सो सी ही मुझे जवाब दे सकता है, तो मैंने नेम का इंडेक्स स्टोर कर लिया। अब मैंने एज का इंडेक्स भी स्टोर कर लेना है। कैसे? सी डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, नाउ गेट द इंडेक्स ऑफ एज, एज कॉलम। अब मेरे पास दोनों इंडेक्सेस हैं। ओके, फिर मैंने सी को बोल दिया चल तू पहले वाले बंदे पे आ जा। अब ये लाइन देखी देखी लगेगी, while c is not equal to null, जब तक मैं उसे रीड करता जा रहा हूं, क्योंकि जैसे ही ये टेबल खत्म हो जाएगी c बाहर आ जाएगा, इट विल बी सीइंग नथिंग। जैसी c बाहर आ जाएगा इट विल बी लुकिंग एट नथिंग, इट विल बी लुकिंग एट नल। सो द मोमेंट c बिकम्स नल आई वांट टू स्टॉप। तो मतलब जब तक c नल नहीं होता तब तक मुझे देखना है। मैं क्या करूंगा, मैं अभी के लिए लॉग कैट में लॉग कर दूंगा कि यूजर नेम कॉमा, अब मुझे अगर मेरा सी इसको देख रहा है ना, पूरी दोनों को, नेम और एज पूरी रो को देख रहा है, अब मुझे सिर्फ नेम निकालना है। मैं बोलूंगा सी डॉट गेट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्यों? क्योंकि नेम इज अ स्ट्रिंग, याद है यहां पे डाला हुआ है वारकार।
varchar इज अ स्ट्रिंग, एज क्या है, इंटीजर है, तो सी डॉट गेट स्ट्रिंग कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, मैं बोलूंगा नेम के इंडेक्स पे पड़ी है जो ऊपर सेट कर दिया। फिर मैं लॉग करूंगा, एक सेकेंड, फिर मैं लॉग करूंगा एज को। कैसे बोलूंगा कि एज लेनी है, मैं बोलूंगा सी डॉट गेट इंट, क्योंकि एज इज एन इंटीजर, मैंने डीबी बनाई है, कहां पड़ी है, एज इंडेक्स। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसको एक स्ट्रिंग चाहिए, तो हम वी कैन से इंटीजर डॉट टू स्ट्रिंग, प्रिंट करने के लिए लॉग कैट में स्ट्रिंग होनी चाहिए ना, तो मैंने बस इसको जो नंबर आया है यहां से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और अब मैं इसको लॉक करता जा रहा हूं जब तक सी नल नहीं होता। अब इसको रीड कर लिया, सी को आगे बढ़ाना है ना, तो हम बोलेंगे सी डॉट मूव टू नेक्स्ट, तुम्हारा काम खत्म। बेसिकली ये जो अभी लाइन कोड लिखा है, इससे मैंने एक डीबी क्रिएट की, एक टेबल क्रिएट किया, उसमें 3 वैल्यूज डाली, फिर मैंने उन सारी वैल्यूज को रीड किया और एक कर्सर बिठा दिया, फिर मैंने कर्सर की मदद से नेम और एज के कॉलम्स के इंडेक्सेस निकाले, फिर मैंने इस कर्सर को सबसे पहले वाले पे भेजा, फिर मैं एक एक करके रीड करता गया जब तक मेरी टेबल खत्म नहीं हुई। ये किया है इस पूरे कोड में, वी हैव डन क्रिएट एंड रीड, क्रोड का सी और आर किया है इसमें। नाउ लेट्स डू दिस, और ये सारा काम होगा कब, ये सारा काम कौन कर रहा है, माई एसक्यूएल फंक्शन, ये जो हमने लिखा है यहाँ पे, और ये चलेगा कब फंक्शन, मेरे बटन के क्लिक पे, क्योंकि उसके ऑन क्लिक लिसनर में डाला हुआ है। ठीक है, तो अभी जो ऐप चल रही है उसको रोकते हैं और इसको फ्रेश चलाते हैं। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दिस। ये रही, अब द मोमेंट आई क्लिक दिस बटन, मेरी डीबी में सब कुछ हो जाएगा। इसको क्लिक करते ही देखो ये तीनों बंदे चले गए, ये तीनों बंदे चले गए, और यहां मेरी डीबी भी प्रिंट हो गई अंदर, रोहित 17, जमाइमा 18, कुशाग्र 16, ये मेरी डीबी प्रिंट हुई हुई है। इज दिस क्लियर? So this is how you can do create and read in Android. Is this okay till now? अब सपोज, अब मैं क्या करूंगा, अब ये डीबी तो बन चुकी है ना, सो मुझे इसमें वैल्यूज तो डालनी नहीं है, तो इसको हटा दो। ये तो मैंने अभी सैंपल डीबी क्रिएट करने के लिए कहा था। अब मैं क्या करूंगा, what I want to do is I want to change the age of suppose रोहित to 18, 17 है ना अभी इसकी एज, रोहित की एज अभी 17 है, इसको चेंज करके आई वॉन्ट टू मेक इट टू बी 18। हाउ विल आई डू इट, एसक्यूएल चलानी पड़ेगी ना, तो बोलूंगा db.exec एसक्यूएल, क्या करेंगे आप, मैं अपडेट कैसे चेंज कैसे करते थे, अपडेट कौन सी टेबल, यूजर टेबल, क्या करना है, सेट क्या, एज इक्वल टू 18, किसकी, वेर, नेम इज इक्वल टू क्या, रोहित। ये एसक्यूएल चलानी है मुझे बस, और ये बाकी का कोड क्या कर रहा है, ये तो बेसिकली कर्सर लगा के पूरी टेबल को रीड करने के लिए है। ठीक है, सो अब देखते हैं, मैं पूरी टेबल को फिर से रीड करता हूं, और रीड करने से पहले ना मैंने चेंज कर दिया, रोहित की एज को 18 कर दिया। अब देखते हैं, स्टॉप किया, फ्रेश ऐप चलाई, अब रोहित की एज हो जानी चाहिए 18। दबाता हूं बटन को, यहां पे कुछ कुछ हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। ये देखो रोहित की एज अब है 18, जो पहले थी 17।
अब मैं कहता हूं मुझे रोहित डिलीट करना है, उसमें कैसे लिखता था, डिलीट कैसे करते थे, डिलीट क्या, फ्रॉम टेबल नेम, सेट थोड़ी होता है इसमें, वेयर नेम इज रोहित, तो रोहित डिलीट हो जाएगा। इस ऐप को फ्रेश चलाऊंगा फिर से, अब इसकी अब की बार रोहित को डिलीट करके पूरी टेबल रीड करता हूं, अब रोहित आएगा ही नहीं। ये देखो, सिर्फ कुशाग्र एंड जमाइमा, ओनली कुशाग्र एंड जमाइमा। हाँ थोड़ा सा निशांत कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए मैंने बोला है। ये तो देखो डीबी का जनरल तरीका है, इसी तरीके से एंड्रॉइड में डीबी हैंडल हो रही है, ऐसी होती है। पूरा का पूरा खेल इस एसक्यूएल का है कि ये जो तुम कमांड्स लिख रहे हो ना, एसक्यूएल जो तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अभी लिंक भेजूंगा उस डीबी की। प्रैक्टिस एसक्यूएल, बहुत प्रैक्टिस करो, जब तक तुम्हें इतना कंफर्ट हो जाएगा ना कि अरे डिलीट करना है, ऐसे करेंगे। यही तो बेसिक पूरी गेम है, बाकी का कोड तो मैंने चेंज ही नहीं किया। ये ये क्या कर रहा है, ये तो बस रीड करने के लिए टेबल को, कौन सी टेबल को, जो यहां से आ रही है, और तो कुछ कर ही नहीं रहे। पूरा गेम तो इस एसक्यूएल का ही है। तो आई वुड सजेस्ट वॉच द वीडियो ऑफ टुडे। अगली बार मैं तुम्हें प्राइमरी की कैसे सेट करते हैं सब बता दूंगा, ठीक है। आज अगर कुछ करना है, सो यू कैन प्रैक्टिस एसक्यूएल। मैं वो लिंक भेजता हूँ जहाँ पे तुम, जो जहाँ पे मैं करा रहा था तुम्हें प्रैक्टिस, ठीक है। एक बार से देख लेते स्लाइड्स में कुछ मिस तो नहीं हुआ। तो एसक्यूएलाइट जो है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ, क्योंकि एसक्यूएल बहुत भारी है और फोन पे हम लोग एसक्यूएल चलाना मुश्किल होगा, तो एसक्यूएलाइट एक हल्का सॉफ्टवेयर है जिससे हम ये कर रहे हैं काम। ये हमने सारी एसक्यूएलाइट मेथड्स देख लिए, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। प्रैक्टिस ये है, अगर तुम करना चाहो आज प्रैक्टिस, पहला शेयर्ड प्रेफरेंसेस का प्रैक्टिस कर लेना। क्रिएट एंड इंप्लीमेंट अ बेसिक लॉगिन परसिस्टेंस, मतलब कि अगर एक बटन डालना ऑटो लॉगिन ऑन या ऑफ का, ठीक है। अगर बंदे ने ऑन कर रखी है ना, तो जैसे ही ऐप, मतलब देखो, मेरा मतलब है एक डेमो है, मतलब 10-10 मिनट की है, क्योंकि आज तुम्हें प्रोजेक्ट 2 मिल जाएगा, ठीक है। उसका तुम्हें स्ट्रक्चर बनाना है, उसका हम यूआई वूआई ऐप का दे देंगे, ठीक है। मतलब आज तुम्हारे पोर्टल पे आ जाएगा कि अब प्रोजेक्ट 2 का टाइम आ गया। आज प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट का काम है टोटल। एक ना ऐप बनाना जिसमें 2 एक्टिविटीज होंगी, एक होगी मेन एक्टिविटी, इसके अंदर 2 बटन डाल देना, ए और बी, और एक होगी दूसरी एक्टिविटी जिसपे लिखा होगा वेलकम, ऐसे एक टेक्स्ट व्यू में लिखा होगा वेलकम। दिस इज सपोज योर सेकेंड एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी। यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ए का मतलब है ऑटो लॉग इन ऑन, बी का मतलब है ऑटो लॉग इन ऑफ। दिस इज ऑन एंड दिस इज ऑफ। जब तुम फर्स्ट टाइम चलाओगे तो ऑटो लॉग इन तो बाय डिफॉल्ट ऑफ ही होता है ना। अगर बंदे ने ये ऑन कर दिया, इसको दबा दिया बंदे ने, तो जब भी अगली बार ऐप लॉन्च हो ना, वो सीधा पहले तो मेन एक्टिविटी पे ही जाएगा, क्योंकि ऐप का फ्लो यही है ना। लेकिन अगर ये ऑन है, शेयर्ड प्रेफरेंस में कहीं पे डाल के रख लो, ऑटो लॉग इन ऑन या ऑफ, 0 या 1। अगर उसने इसको दबा दिया तो इसकी वैल्यू 1 सेट कर दो, और जब भी मेन एक्टिविटी में आए ना, अगर इसने ऑन कर रखा है तो उसको सीधा वेलकम पे ले जाओ, ये स्क्रीन आनी ही नहीं चाहिए। मेन एक्टिविटी से डायरेक्टली सेकेंडरी एक्टिविटी पे यूजिंग इंटेंट्स ले जाओ। एक्टिविटी स्विचिंग तुम सीख चुके हो, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, इट विल नॉट टेक यू मोर देन 10 मिनट्स। दिस इज योर फर्स्ट टास्क, ऑटो लॉगिन इंप्लीमेंट करना यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंस, यूजिंग शेयर्ड प्रेफरेंसेस, ठीक है। दूसरा है डीबी करना, ये काम करना एंड्रॉइड की डीबी में, ठीक है। ये प्राइमरी की वाला काम मत करना, ठीक है, ये रहने दो। ए पार्ट छोड़ सकते हो, मतलब बस 5 यूजर ऐड कर देना, नेम और एज ही रखना, रोल नंबर भी मत रखो। सिर्फ नेम और एज का एक यूजर टेबल बनाओ, उसमें 5-6 यूजर डालो। एक रोहित की एज को 16 करो, रोहित का मतलब रोल नंबर भी डाल दो, चलो प्राइमरी की का कोई कन्फंडा मत लगाना बस, ठीक है। नेम, एज और रोल नंबर, ऐसा टेबल क्रिएट करना है तुम्हें। नेम, एज, रोल नंबर,
इसमें मैंने पहली एंट्री दी हुई है तुम्हें कि पहली एंट्री होनी चाहिए रोहित, एज इसकी दी हुई है 17 और रोल नंबर 26। बाकी इसके अलावा मैंने बोला 4-5 तुम और अपने हिसाब से डाल लो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें रोहित की एज को 16 करना है, रोहित का रोल नंबर निकालना है, और जो भी बंदों की एज 17 से कम है उनको डिलीट करना है। अब ये रिलेशन है ना एज लेस देन 17, तो ये भी वैसे ही होगा। बेसिकली तुम्हें क्या लिखना है, वेयर, जहां हम अभी तक लिखते आ रहे थे एज इज इक्वल टू दिस, वेयर सिटी इज इक्वल टू लंडन, तो वैसे ही इक्वल टू की जगह लिख दोगे वेयर एज इज लेस देन 17, एज सिंपल एज दैट, एंड यू कैन मेक योर क्वेरी। ठीक है, दोनों प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लियर है। इसको तुम्हें अपलोड नहीं करना है, ना करो, बट प्रैक्टिस इट, ठीक है। दिस इज फ्रॉम माय साइड टू प्रैक्टिस, और उस वेबसाइट का मैं लिंक ग्रुप पे डाल दूंगा, उस पर जितनी हो सके एसक्यूएल की आज जितना भी सीखा है उसे प्रैक्टिस करना, ठीक है। ओके, एनीथिंग एल्स गाइस? कुछ डाउट है आज के लेक्चर्स में से? हाँ, तुम्हारे पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा आज प्रोजेक्ट डिटेल्स, सो यू विल गेट टू नो व्हाट द प्रोजेक्ट इज। एंड इस वीक में हम प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर ओके कैसे असाइन करेंगे, रैंडमली असाइन होंगे, लेकिन अलग अलग प्रोजेक्ट्स होंगे, सबका सेम नहीं है, ठीक है। और रैंडमली असाइन होंगे, लेकिन हम ये इंश्योर करेंगे कि अगर दो बंदे एक ही कॉलेज के हैं तो उन्हें अलग प्रोजेक्ट मिलेगा, ठीक है। सेम कॉलेज वालों को सेम प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, ये हम चेक कर लेंगे। बाकी इन जनरल रैंडमली असाइन होंगे, ठीक है। सारे सेम से ही हैं, सब में सेम कंसेप्ट ही यूज हो रहे हैं। इस हफ्ते हम प्रोजेक्ट की बेसिक स्ट्रक्चर बना लेंगे, एंड बाय नेक्स्ट वीक आपका प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ? चलो, सो दैट इज इट फॉर टुडे, ठीक है। किसी को और कोई डाउट नहीं है ना? ओके, चलो, सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। प्रैक्टिस एसक्यूएल आज का लेक्चर देखो एक दो बार और फिर से, सारी कमांड्स और सिंटैक्स को, एंड प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की। सो विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और ये कर लेना दो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन गए हैं, हेल्प ही होगी, ठीक है। चलो, ओके, बाय।